गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सवीन फारूक और आज प्रोग्राम में हमारे साथ एक जबरदस्त अदाकार होंगे। परिजाद तो अब सब ने देखा, बल्कि बहुत पजीराई भी इसको हासिल हुई और उसके अदाकार अहमद अली अकबर। परिजाद ही होंगे ना लोग। अब वैसे अहमद को लोग अहमद अली अकबर के नाम से कम जानते हैं और वो ज्यादातर उनको जान रहे होते हैं परिजाद के नाम से। तो उन्होंने कई किरदार निभाए, लेकिन जो परिजाद में वो कर गए, अभी तक उनको बहुत ज्यादा इस पर पजीराई मिलती है। क्या ड्रामा था, जबरदस्त। रियलिटी के इतने क्लोज था कि हर बंदा कहीं ना कहीं उससे रिलेट कर पाता था कि आम जिंदगी में एक इंसान कैसा होता है और उसको किन स्ट्रगल्स से गुजरना पड़ रहा होता है। सो वो पूरी एक जो स्ट्रगल थी वो, और साथ में जो हमारी लीड एक्ट्रेसेस थी उनकी परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त थी। बिल्कुल, ऐसे एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस ड्रामे में, तो वो ड्रामा आज भी बहुत ज्यादा जो कि याद किया जाता है। लेकिन इस बार अहमद अली अकबर किस रोल में आ रहे हैं और किस वक्त आ रहे हैं, तो ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। अहमद अली अकबर होंगे आज हमारे स्पेशल गेस्ट और उनसे हम करेंगे जबरदस्त किस्म की गपशप, क्योंकि बड़ा जरूरी हो जाता है जब एक बड़ा प्रोजेक्ट कोई एक्टर कर रहा हो तो उस प्रोजेक्ट से मुतालिक बात करना और उस एक्टर से मुलाकात कराना। थोड़ा सा बता देते हैं, वैसे थोड़ा हिंट देता हूं, हिंट थोड़ा सा वो प्रोमो चल भी रहा है ना, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा हम बता ही देते हैं। परिजाद का चल रहा है? नहीं, वो जो गुंजल उनकी जो गुंजल का चल गया। हाँ, अच्छा, गुंजल का चल रहा है जी। गुंजल जो उनकी फिल्म है वो रिलीज होने वाली है ना 15 तारीख को। 15 तारीख को रिलीज होने वाली है। और आज प्रोड्यूसर भी हमें ज्वाइन करेंगे, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हमें ज्वाइन करेंगे, मतलब कास्ट हमें ज्वाइन करने वाली है और बड़ा मजा आने लगा, बड़ी गपशप लगेगी और एक डिफरेंट किरदार में इसमें भी उनको देखा जा सकता है। तो स्टोरी जितनी हम निकलवा सकते हैं फिलहाल के लिए हम निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। थोड़ा छेड़ भी लेंगे उनको। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप अहमद अली अकबर से बात करना चाहते हैं, तो आज आप प्रोग्राम में कॉल कीजिएगा, आपकी डायरेक्ट उनसे मुलाकात बात कराएंगे। चलें जी, ये तो आगे चलकर होगा, लेकिन अब प्रोग्राम में कुछ और खबरें शामिल करते हैं। और सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं सरकारी हज स्कीम, जिसमें दरखास्तें जमा कराने की कल आखिरी तारीख थी, यानी 12 दिसंबर, लेकिन अब 10 दिन की तौसीह कर दी गई है क्योंकि ज़ाहिर है एप्लीकेंट्स कम हैं। जो कोटा मिलता है पाकिस्तान को, जिसमें 50% फिर आपको सरकारी स्कीम के तहत आप जाते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है तकरीबन 40-41 हज़ार दरखास्तें भी आई हैं और ये 50% बनती हैं, यानी 50% ऑफ द 50%, आई मस्ट से दैट, क्योंकि ज़ाहिर है 50% कोटा सरकारी, उसमें भी सिर्फ 50% जो है वो एप्लीकेशंस आई हैं। अभी 10 दिन की तौसीह की गई है और साथ साथ जो हज बदल, यानी किसी के नाम पर अगर आप हज करना चाहते हैं और सरकारी स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। वैसे मेरा ख्याल है वैसे भी उस पर पाबंदी नहीं होती, अगर हज बदल आपने करना हो तो उस पर 5 साल की पाबंदी का इतलाक नहीं होता। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से कहा गया है जी कि हज स्कीम में दरखास्त जमा कराने की जो आखिरी तारीख है, अब उसमें 10 दिन की हम तौसीह कर रहे हैं, वो नहीं तमाम 15 बैंक्स में जिसमें पहले भी एप्लीकेशंस जा रही थी। और इसी तरह जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, कोई अगर अपना प्यारा बाहर से डॉलर्स में पे करना चाहता है तो वो भी पे कर सकता है। मुझे लग रहा है सबीन की लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी कुरानंदाजी नहीं होगी, बिकॉज एप्लीकेशंस ऑलरेडी कम है। हाँ एग्जैक्टली, लेट्स सी कि क्या होता है, साथ साथ वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन लोग अब ज़ाहिर है, अब जो लोग नहीं अप्लाई कर सके थे उनको एक मौका मिल चुका है कि एक डेडलाइन एक्सटेंड हो चुकी है और अब वो उसके लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। आई एम श्योर लास्ट डेज का भी लोग वेट ज़रूर कर रहे होते हैं। कुछ पासपोर्ट्स नहीं बने होते, हालांकि उसमें तो कहा गया कि अगर आपका पासपोर्ट नहीं भी बना हुआ तो आप अप्लाई करते हैं तो आप उस पासपोर्ट के अप्लाई करने का जो टोकन एचेट जो होती है वो भी आप देकर कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन होना बड़ा जरूरी है, ये भी देख लेंगे। इन्फॉर्मेशन आपके पास, सही इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर हो, तभी आप उसके मुताबिक अपनी एक डेडलाइन सेट कर सकते हो। डेडलाइन से पहले आप सबमिशन करवा सकते हैं। डेडलाइन से पहले सबमिशन भी बहुत जरूरी है और डेडलाइन से पहले सारे काम करने बहुत जरूरी है। जैसे कि आजकल बहुत से स्कूलों में हो रहे हैं बच्चों के पेपर्स, वो जो आखिरी दिन बच्चे पढ़ते हैं या माँ बाप उन्हें बिठा के पढ़ा रहे होते हैं, तो बहुत बेहतर होता है कि जरा पहले थोड़ा सा मेहनत कर ली जाए, फिर आसानी रहती है। तो बहरहाल चूंकि पेपर्स हैं तो बेस्ट ऑफ लक उन तमाम स्टूडेंट्स को जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं। अच्छा, दिसंबर टेस्ट इतनी वैसे इतनी ठंड है और लोग क्या चाहते हैं कि वो कहीं नॉर्थ का विजिट करें, कोई जाके बर्फबारी देखें, कोई मौसम एंजॉय करे, कि जाके बच्चों को पेपरों में लगा दे। मैं वैसे बड़े खिलाफ होती हूँ। पेपर्स होंगे तो छुट्टियां होंगी ना। मैं ये सोचती हूँ कि पेपर्स होते ही क्यों हैं। मैं वाकई एजुकेशन सिस्टम के लिहाज से मैं अक्सर चीजें यही सोचती हूँ, देयर शुड बी नो कंपटीशन। हाँ, लेकिन चेक तो करना है ना कि आप कितने पानी में हैं। कंपीट ना करें, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं सिखा रहे हैं वो चेक तो करें। अच्छा वैसे शुएब एक बात है, वैसे देखिए उतने ही पानी में होंगे जितने कि हमारे स्कूल वाले
उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा मैंने एक बड़े मजे का एक क्लिप देखा, मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। मौसम पे हम जाते हैं इसके बाद जरा। अच्छा वो जैसे स्कूल के प्रिंसिपल ने एक बच्ची को बुलाया और वो एक क्लिप था छोटा सा, और उसके पेरेंट्स को जब बुलाया और उसे बात कर रही थी और अवेयरनेस के लिए बेसिकली ये था, तो उन्होंने जब प्रिंसिपल ने कहा कि आपकी बच्ची बहुत डल है, आपकी बच्ची पढ़ाई ठीक से नहीं करती, आपकी बच्ची का दिल नहीं लगता बिल्कुल भी स्कूल में, आपकी बच्ची के मार्क्स इतने कम आए, उसके टेस्ट उसने ये फेल कर दिया, और ढेर सारी शिकायतों के अंबार पढ़ाई के हवाले से लगाए। अच्छा पहले तो उसके पेरेंट्स चुप करके सुनते रहे, उसके बाद उसके पेरेंट्स ने क्रॉस क्वेश्चनिंग की। फिर पेरेंट्स ने ये कहा कि हमारी जो बच्ची है, अब ये सवाल मैं आपसे करता हूँ, उसके बाप ने ये बात की कि सवाल मैं आपसे करता हूँ कि बच्ची के मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आए, बच्ची डल क्यों है, बच्ची का स्कूल में दिल क्यों नहीं लगता, बच्ची स्कूल क्यों नहीं आती, क्यों? क्योंकि वो फीस देकर भेजते हैं। इसका मतलब ये स्कूल की जिम्मेदारी है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है बच्चे को तैयार करके भेजना। अब मैं हमेशा ही कहती हूँ, घर तरबियत के लिए होता है, स्कूल पढ़ाई के लिए होता है। अगर बच्चे के मार्क्स, आपके बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, तो स्कूल वालों से क्वेश्चन जरूर करें, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई के अखराजात हैं वो सबके सामने हैं। अब वो वाली बात होती है ना, बच्चे को जी ट्यूशन भी डाल दो, क्यों ट्यूशन डाल दो? आप 20-20, 25-25 हज़ार, 15-15, 10-10 हज़ार में 10 हज़ार के 5,000 रुपए निकालना बड़ा मुश्किल है आजकल के हालात के लिहाज से देखा जाए। तो वो आप जब बच्चों को भेज रहे हैं इतनी फीस देके, उसके बाद आप ट्यूशन क्यों डालें, और उसके बाद आप स्कूल वालों की बातें क्यों सुने? जरूर क्वेश्चन करें, आपके क्वेश्चन करने से निजाम जरूर बदल सकता है। क्योंकि सबीन अक्सर ये होता है कि टीचर ये कह देती हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, बाकी बच्चे भी तो करते हैं, वो भी तो कर रहे हैं, उनकी हैंड राइटिंग देखें, वो इस वक्त में मुकम्मल कर हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है। यहीं पर तो उस्ताद की एक्सपर्टीज सामने आती है कि आप कैसे टीचर हैं, कि एक टीचर को हर क्लास में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं उनकी काबिलियत का, उनकी कमजोरियों का पता होना चाहिए, उनकी कमजोरियों पे काम करना चाहिए। ये एक उस्ताद की जिम्मेदारी है। लेकिन ये बहुत दुरुस्त बात है सबीन के स्कूल अपनी जिम्मेदारी उस तरह से नहीं निभा रहे, उस तरह से नहीं उठा रहे। वो सारा का सारा जो मामला है वो पेरेंट्स पर डाल देते हैं कि आप करें। अगर पेरेंट्स नहीं कराना है भैया सारा कुछ, तो स्कूल क्यों भेजेंगे फिर? थोड़ी जिम्मेदारी अपनी तो आप निभा लीजिए। होम स्कूलिंग शुरू कर देना। बिल्कुल शुरू करते हैं। चलो मौसम का हाल आपको बताते हैं। तो बात से बात निकल आई तो मैंने कहा चलें जरा सबसे शेयर जरूर करते हैं। साथ साथ इस्लामाबाद के मौसम की सबसे पहले बात करें। इस्लामाबाद कम से कम 6 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 8 ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 13 ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा अगर हम पेशावर की बात करें तो कम से कम 6 ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा की बात करें तो कम से कम 4 ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा सिर्फ इस्लामाबाद में और लाहौर में सूरज है, बाकी हर जगह हल्के हल्के बादल जरूर है। और साथ में कोयटा की बात करें तो बहुत ज़्यादा ठंड है जी। बिल्कुल ठंड है। और कोयटा में पिछले 3-4 दिन से तो हम यही देख रहे हैं कि ठंड बहुत ज़्यादा है। अच्छा माइनस में टेम्परेचर चला गया था। हमने अभी जो कल भी हमने चेक किया था -1 था कल। बिल्कुल। चलें जी बढ़ते हैं आगे, एक जीत की बात करते हैं। अंडर 19 एशिया कप, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी हरा दिया। आखिरी ग्रुप मैच 83 रन से शिकस्त दी है और इस इवेंट में मुसलसल पाकिस्तान की तीसरी कामयाबी है। और अब पाकिस्तान पहुंच चुका है सेमीफाइनल में। दुबई में जारी ये इवेंट और इसमें गुज़श्ता रोज़ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया और पाकिस्तानी टीम को बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तानी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 48 ओवर्स में 303 रन बनाए। 304 रन के हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान के बैटर्स पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने जम नहीं सके, जम कर नहीं खेल सके। पूरी टीम 49वें ओवर में 220 रन पर आउट हो गई और अफगानिस्तान की जानिब से नुमान शाह 54 रन बनाकर नुमाया है, जबकि वफीउल्लाह और फरीदून ने 32 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की जानिब से उबैद शाह, तैयब आरिफ शानदार बॉलिंग का इन्होंने मुजाहरा किया है। 3 विकेट इन्होंने हासिल किए हैं। तो क्या बात है अंडर 19 में तो हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। क्या टैलेंट सामने आ रहा है, क्या टैलेंट सामने आ रहा है। लेकिन कल भी हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि इस टैलेंट को किस तरह से अब आप जाने नहीं देना, चैनलाइज करना है, किस तरह से हमने इनको एम्पावर करना है और आगे अपनी जो मुस्तकबिल के जो हमारे क्रिकेट है मेन टीम में इन सबको हमने ऐड जरूर क्योंकि यही ख्वाहिश होती है ना कि इंडिया को हराएं। तो इस टीम ने इंडिया को पहले हराया, नेपाल को भी इसने हराया। जरा इस ग्रुप में इसमें जरा इंडिया भी था, नेपाल भी और पाकिस्तान इन टीम्स को हराया, सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। लेट्स सी जी आगे चलकर ये टीम के कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो वाकई मेन टीम में आते हैं और उसके बाद ये परफॉर्मेंस इसी तरह से बरकरार रखते हैं, सिस्टम से मुतासिर नहीं हो जाते। बिकॉज ये बड़ा मसला जी, सिस्टम से मुतासिर हो जाते हैं। बाद में कहते हैं हमारा टैलेंट किधर है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। लोग आए ऑडिशन दें, आके बताएं कि भाई कौन है, कौन खेलना चाहते हैं। तो हमारे अंडर 19 के बच्चे ये लिटरली जितनी ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज हैं उस लिहाज से इनको कहीं
कहीं गुम नहीं होने देना चाहिए पूरे टैलेंट को। बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब हम जब बात कर रहे होते हैं कि अच्छा पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में महंगाई तो ज़रूर है, लेकिन ओवरऑल भी देखा जाए तो इलाज कराना भी मुश्किल हो जाता है कुछ ममालिक की। अगर हम बात करें जिस तरह से बरतानवी शहरियों ने दांतों के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाना शुरू कर दिया और अब ज़्यादातर अफराद टर्की का रुख करने लगे हैं, जहाँ अपने मुल्क की बनस्बत कम खर्चे में उनका इलाज हो जाता है। अच्छा, एक खातून मरीज़ा का ये कहना है कि बरतानिया में डॉक्टर ने 2 डेंटल इम्प्लांट्स के लिए 5000 पाउंड्स मांगे थे, जबकि इस्तांबुल की बात करें तो वहाँ पर 2 इम्प्लांट्स और 1 दांत निकालने पर 923 पाउंड्स खर्च हुए, जो कि बहुत सस्ता उनको नजर आया बरतानिया के एज कंपेयर टू एग्जैक्टली। और इसी तरह से शहरियों के इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की बड़ी वजह मुल्क में जितने भी डेंटिस्ट है उनकी कमी है और सेहत प्रोग्राम के जरिए इलाज पर ज्यादा वक्त लगना भी टाइम ज्यादा दे देते हैं ना, टाइम ज्यादा दे देते हैं ऑब्वियसली। और उस से अच्छा, हमने कोरोना से पहले भी देखा था कि बहुत सारे लोग थे जो लेटेस्ट उससे पहले हम देख रहे थे जो कॉस्मेटिक इलाज होता था उसके लिए बैरून मुल्क मतलब जाते थे कि वहाँ पर जाकर अपने प्रोसीजर्स करा के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स करा के आए, उस तरह से अगर हम देखें तो। लेकिन बरतानिया वाले जाते हैं तुर्की और बरतानिया कौन जाता है इलाज कराने? पाकिस्तानी जी। अच्छा, डेंटल इलाज की बात हो रही है। अच्छा, डेंटल के लिए भी वहाँ जाते हैं अगर दांत में दर्द होता है? नहीं, अगर हो जाए तो जा भी सकते हैं। नहीं, मतलब दांत में दर्द होता है तो वो पाकिस्तान में नहीं प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि वो उनकी मर्जी है ना, लंदन जाएं और वहाँ पर मर्जी है, वो कहीं पर जा सकते हैं। चलें जी, ज़रा उनकी मर्जी है। इलाज पे तो एक मरीज की मर्जी है जो वो जहाँ से इलाज करवाना चाहे, जहाँ वो सेटिस्फाइड है। ठीक है जी, कोर्स बढ़ते आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। वैसे तुर्की से ही एक और खबर हमारे पास है, जहां मैच के इजाफी वक्त में गोल होने पर फुटबॉल टीम के सदर ने रेफरी को मुक्का मारा और इसके बाद तमाम मैचेस मनसूख हो गए। वो कहते हैं ना, प्रोग्राम जारी रहा नहीं, प्रोग्राम जारी नहीं रहा। स्टेडियम में तुर्किश क्लब अनकरा गोको और राइजस्पोर के दरमियान ये मैच था, जिसमें अनकरा गोको की जो टीम है इसको 1 गोल की बढ़तरी हासिल थी और मैच के 90 मिनट मुकम्मल हो चुके थे। ताहम मैच रेफरी की जानिब से 7 मिनट का इंजरी टाइम दिया गया, जिसके आखिरी मिनट में राइजस्पोर ने गोल बराबर कर दिया और ये बात अनकरा गोको के सदर फारूक कोका को नागवार गुजरी और उन्होंने फील्ड में दाखिल होकर मैच रेफरी को जोरदार मुक्का दे मारा। अब ये मंजर देखकर मैदान में भगदड़ मच गई, जिससे रेफरी जो है वो जख्मी हुए और उसके बाद तिब्बी इमदाद के लिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब बताया जा रहा है खतरे से बाहर है। अच्छा, वाक़े के बाद अब जो अदालत है टर्की, उन्होंने फौरन से इसका जो है नोटिस भी ले लिया है और फारूक को उन्होंने कहा कि जिसको गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया है और तशद्दुद के इल्ज़ाम में 2 दीगर मुल्ज़िमान हैं उनको भी रिमांड पर उन्होंने जेल भेज दिया। असली जो सदर है, अच्छा, तुर्की के सदर जो उन्होंने इसका नोटिस ले लिया, उन्होंने भी वाक़े की शदीद मजम्मत भी की है और जो रेफरी हैं उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए उन्होंने दुआ भी की है। और तुर्किश फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से भी इस वाक़े की मजम्मत की गई और कहा कि ये बड़ा शर्मनाक तरीन दिन है कि ये वाक़या रिपोर्ट वहाँ से हुआ है। चलें जी, so that's really bad. That is bad. बहुत आपको अपने नर्व्स पे आपको कंट्रोल रखना होता है, बड़ा ज़रूरी होता है। हम मजाक में लगे हुए ज़रूर होते हैं कि अच्छा जी मुक्का मार दिया, ये हो गया, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो नॉट एट ऑल, नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल ऐसे है। चलें जी, फुटबॉल की बात करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं। 2023 में गोल्स करने की निस्फ सेंचुरी उन्होंने कर ली है। ये एजाज़ सऊदी प्रो लीग में अल नसर और हरीफ क्लब अल शबाब के मैच के दौरान उन्होंने हासिल किया, जिसमें अल नसर की वो नुमाइंदगी कर रहे थे और 1 गोल किया। रवां साल उनका 50वां गोल था। मैच में उनके अलावा दीगर प्लेयर्स हैं, उन्होंने भी गोल किए, लेकिन जो रिकॉर्ड की हम बात करें ज़ाहिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की करें और देखें लोग कितना मोहब्बत, कितना प्यार का इजहार कर रहे हैं वहाँ पर। उनके लिए झंडे भी लेकर आए, वो उनकी तस्वीर बड़ी फैन फॉलोइंग है जी उनकी, बेशक। और इस मैच में अल नसर ने 2 के मुकाबले में 5 गोल से फतह हासिल की और इसी के साथ रोनाल्डो की टीम अल नसर ने सऊदी प्रो लीग के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। तो मैच ऐसा होता है जी, मुक्के वाला मैच नहीं होता, पेशेंस रखना होता है, अपनी परफॉर्मेंस से बताना होता है अगले शख्स को कि हाँ मैं अपने आप को मनवाना होता है, अपने आप को मनवाना होता है। और वैसे एक खबर ऐसी है हमारे पास, 7 साल रेयान ज़मान ने भी परफॉर्मेंस से सबके दिल जीत लिए हैं। स्क्वाश की बात कर रहे हैं। Really? 7 साल का, जी हाँ, नन्ना स्क्वाश प्लेयर रेयान ज़मान आलमी सतह पर कैसे धूम मचाई है। रेयान ज़मान ने मलेशिया में इंटरनेशनल जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई हासिल की। अंडर 9 कैटेगरी था ये और चांदी का तमगा इन्होंने जीत लिया। फाइनल में दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला हुआ, लेकिन जाहिर है भले वो फाइनल ना जीत पाए, बहरहाल जब फाइनल तक पहुंचे, एक इंटरनेशनल इवेंट तक पहुंचे, ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। रेयान ज़मान के खेल की जो ज़बरदस्त तारीफ है वो अब हो रही है।
रेयान जमान साबिक स्क्वाश प्लेयर चैंपियन है, मंसूर जमान उनके साहिबजादे हैं और कमर जमान ये भी साबिक चैंपियन है, उनके पोते हैं। तो रेयान जमान साथ मौजूद है और मंसूर भी आज हमारे साथ है। जी बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें जोड़ने के लिए। अच्छा, सबसे पहले रेयान से ही सवाल करते हैं। रेयान, पहली मर्तबा इंटरनेशनल इवेंट तक आप पहुंचे हैं, आपने पार्टिसिपेट किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, जरा शेयर कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो मेरा क्वार्टर फाइनल था, मैंने हांगकांग को प्लेयर को भी मैंने हराया था, और जो मेरा सेमीफाइनल था वो मलेशियन का था, तो वो सेकंड सीट था, उसको भी मैंने हराया। और जो मेरा फाइनल था, मैं 2 लग अप था और 2 हो गया और 8 ऑल था, और आखिर में मेरी गुड लग नहीं थी, तो मैं वहाँ से मैच हारा। कोई बात नहीं रेयान, आप बहरहाल फाइनल तक तो पहुंचे। मंसूर साहब, आप खुद भी साबिक चैंपियन रह चुके हैं, अब जिस तरह आपका बेटा इसमें आगे जा रहा है, ज़रा भी तो बहुत छोटा है, जस्ट 7 years old, आप खुद कितना एक्साइटेड होते हैं रेयान को देखते हुए, या फॉर दैट मैटर अगर इंटरनेशनल इवेंट की मैं बात करूँ, पहुंचना फिर फाइनल तक जाना, कितने आप खुद एक्साइटेड थे? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो मैं इससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम मलेशिया गया है इंटरनेशनल इवेंट खेलने के लिए। वैसे तो ये मतलब यहाँ पाकिस्तान में डोमेस्टिक और लोकल मैच खेलता रहता है, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी मतलब अचीवमेंट है। ये फर्स्ट टाइम मलेशिया गया है वहाँ पर, और इसने जितनी बड़ी ज़बरदस्त इसने जितनी परफॉर्मेंस दी है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसकी परफॉर्मेंस से काफ़ी मुतमईन हूँ मैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम गया मलेशिया और वहाँ पे मलेशियन प्लेयर्स को अपसेट किया है, क्वार्टर फाइनल में अपसेट किया इसने और सेमीफाइनल में अपसेट किया है, और वहाँ के प्लेयरों को इसने वहाँ की होम ग्राउंड में हराया और वहाँ के रेफरी के सामने। और ये फाइनल में भी जो मतलब 2 लग अप था, और लास्ट गेम जो नहीं इसका फाइनल गेम में 8 ऑल था, तो उसकी वहाँ बैड लक हो गई, बस वहाँ बस 2-3 मिस्टेक्स की जिसकी वजह से हार गए। लेकिन ये लड़ा यहाँ पर, ये शेरों की तरह पर खेला ये। तो लेकिन मंसूर, अगर वैसे देखा जाए तो इतनी छोटी उम्र में इतनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाकई शाबाश तो बनती है इनके लिए। आगे ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता चल के जब प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो उसके बाद मजीद कंपटीशन जीतेंगे भी रेयान। अच्छा रेयान, सच सच एक बात बतानी है, अपना शौक था ये, बाबा को देखकर बस शौक पैदा हो गया कि मैंने भी स्क्वॉश खेलनी है? जी, ये मेरे अपने बाबा और दादा की वजह से मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की थी, और मेरे बाबा ने इतनी मुझे मेहनत कराई कि मैं अभी ये इंटरनेशनल का टूर्नामेंट फाइनल खेला। और रेयान, कितना टाइम हो गया आपको? आप खुद अभी 7 साल के हैं, तो खेल कब से रहे हैं? जी, अभी मैं 4 साल से मैं स्क्वॉश खेल रहा हूँ। अच्छा, वैसे बताओ रूटीन क्या होती है, पूरे दिन में क्या क्या करते हो? जी, मैं सुबह उठता हूँ और मैं सुबह 7 o'clock मैं स्कूल जाता हूँ, और फिर 2 o'clock आता हूँ, तो फिर थोड़े फ्रूट खाता हूँ, और 3 o'clock जाता हूँ मैं दादा के साथ, और 4 o'clock आता हूँ थोड़ा। और रेयान, कितने बहन भाई हैं आप? जी, मेरे बहन नहीं है, सिर्फ 3 भाई हैं। अच्छा, तो बाकी भी स्क्वॉश खेलते हैं या बस सिर्फ आप ही खेलते हैं? जी बिल्कुल, तीनों खेलते हैं। और सबसे अच्छा कौन है आपके सब बहन भाइयों में जो स्क्वॉश आपकी नजर में ज्यादा अच्छा खेलता है? मेरे ख्याल से दादा और पापा। नहीं, आप भाइयों में सबसे अच्छा कौन खेलता है? भाइयों में सबसे बड़ा और मैं। अच्छा, वैसे बाबा दादा उन्हीं को देखते रहो, जाहिर है उन्हीं से सीख भी रहे होंगे, तो किससे सबसे ज्यादा सीखा है आपने? मैंने सिर्फ अपने बाबा को ही देख के स्क्वॉश की है। अच्छा, और अभी इस इवेंट में जो फाइनल में आप पहुंचे, ज़रा बड़ी खुशी होती है कि फाइनल में आप पहुंच जाते हैं। बैड लक क्या हुई रेयान? ऐसा क्या हुआ कि आप हार गए? क्या लगता है, नर्वस हो गए थे या ओपोनेंट बहुत मजबूत था, हुआ क्या था? और मैं असल में ना जब मैं 2 लग अप था, उस टाइम मैंने फर्स्ट और सेकंड गेम में ना बहुत ज्यादा जान लगा दी थी, और वहाँ से मैं फिर थक गया था। ओहो, चलो कोई बात नहीं, इसे कहते हैं कि अच्छा जी बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, आगे जरूर जाएंगे रेयान। अच्छा मंसूर साहब, आपकी तरफ आएंगे, आपको भी शौक था कि इसी तरह से आपका बच्चा भी स्क्वॉश के मैदान में आगे जाए, या वाकई बस आपको ये लगा कि ये टैलेंट है पहले से और इसको बस स्क्वॉश खेलनी है? असल में स्क्वॉश हमारी फैमिली गेम है, ये पता है, मेरे वालिद साहब स्क्वॉश के वर्ल्ड चैंपियन थे, उन्हीं को देख देख के मतलब हमने भी स्क्वॉश खेलना स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खेला। मैं पाकिस्तान नंबर 1 था 7 साल, वर्ल्ड नंबर 11 रहा, मेरी बेस्ट रैंकिंग थी वर्ल्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में मुझे दिल्ली सदारती अवार्ड मिला मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नेशनल और मैं एशियन जूनियर चैंपियन रहा 2 बार, एशियन सीनियर चैंपियन रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी मतलब नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट जीते मैंने,
तो ज़ाहिर बात है फिर एक स्क्वाश में घर में दुनिया स्क्वाश का माहौल होता है ना, खाने में उठना बैठना पीना जो नहीं स्क्वाश की बातें होती हैं, तो ज़ाहिर बात है फिर आपके जो छोटे बच्चे हैं वो भी देखते हैं माहौल को, तो माहौल फिर डेवलप हो जाता है उस तरह। तो ज़ाहिर बात है ये शौक जो नहीं रेहान को शुरू था, क्योंकि रेहान जब छोटा था मुझे अच्छी तरह याद है, तो रेहान मेरे घर की जो नहीं है कमरे की दीवार से स्क्वाश खेला करता था, अच्छा। टूटे हुए रैकेट से और जो फटी बॉलों से। तो अभी भी जो नहीं है ये रेहान का छोटा भाई है इब्राहिम, तो अब्दुल्ला, वो भी जो नहीं इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जो नहीं है खेलते हैं। मेरा जो बड़ा बेटा अब्दुल्ला ही इज अंडर 15 चैंपियन, और रेहान जो नहीं है अंडर 9 चैंपियन है, और छोटा बेटा है जो इब्राहिम वो भी 4 साल का है, और उसने भी स्टार्ट की खेलना। तो ज़ाहिर बात है फिर ये आपकी चीज़ ब्लड में आ जाती है चीज़, वो दादा से फिर जो नहीं है मेरे परदादा, तो ये वो चीज़ चली आ रही है। ज़ाहिर बात है जिस तरह मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूँ मैं, और ज़ाहिर बात है मेरी भी ख्वाहिश है कि ये अच्छा वर्ल्ड चैंपियन बने। इस तरह भी जाके इसने परफॉर्म किया मलेशिया में, तो ज़ाहिर बात है इस इंटरेस्ट एक्सपोजर मिलता है बंदे को, तो बंदा बहुत कुछ सीखता है पाकिस्तान में जो नहीं है बेशक बहुत कुछ सीखता है। अच्छा रेहान, सब सपोर्ट ही करते हैं, बाबा भी दादा भी, या घर में ऐसा भी है कोई जो कहता है कि स्क्वाश जरा कम और पढ़ाई जरा ज्यादा? दोनों जगह पे मुझे ना पढ़ाई जो है वो पढ़ाई मुझे मम्मा कहती है कि बस तू पढ़ाई ही कर, और आप पढ़ाई करो, और बाबा मुझे कहते हैं कि रेहान आप स्क्वाश खेला करो। अच्छा जी, तो इसका मतलब है मामा कहती है कि पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। ऑब्वियस सी बात है, अम्मा अब्बा का यही ज्यादातर होता है कि पढ़ाई पे फोकस जरूर करो। लेकिन रेहान बहुत आगे जाएंगे आप, और पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन करेंगे एक दिन, ज्यादा बड़े होके। अभी भी मुझे लगता है छोटे कैटेगरी में तो करेंगे ना अभी से। हाँ एग्जैक्टली। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया, रेहान बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सियासी जमातों से सीट एडजस्टमेंट और दीगर इंतखाबी उमूर को जारी रखने पर इत्तफाक कर लिया है। गुज़श्ता रोज होने वाले जो इजलास है उसमें कमेटी ने जहांगीर तरीन और अलीम खान को दीगर सियासी जमातों से मुशावरत का मुकम्मल इख्तियार दे दिया है। इजलास में इलेक्शन की हिकमत अमली, सीट एडजस्टमेंट और अवामी राब्ता मुहिम के अलावा मुख्तलिफ कौमी और सूबाई हल्कों में टिकटों की तकसीम पर भी मुशावरत की गई है। टिकट के उम्मीदवार वैसे क्या ज्यादा हैं? ये तो अब वो खुद बता सकते हैं। तेरे इजलास में मजीद क्या क्या डिस्कस है, उसमें डिस्कस भी तो जरूर हुआ होगा ना। तो इसी हवाले से बात करते हैं। पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर फिरदौस आन साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। फिरदौस साहिबा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फिरदौस साहिबा, कल की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो इजलास हुआ है, आप सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया है या मजीद और क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक नौमलूद जमात होते हुए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सबसे ज़्यादा अपनी जमात के अंदर इलेक्टेबल्स जो जमा किए, और वो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में एतमाद का इजहार किया। तो ये अशर ज़रूरी था कि जब हमने पूरे पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एज आ पॉलिटिकल फोर्स उतरना है, तो हमारे हर हलके के अंदर जो उकाब के निशान के साथ जुड़े जो फॉलोअर्स हैं, जो हमारे वोटर सपोर्टर हैं, उनका जो है हर हाल में जो रोल है उसको रजिस्टर किया जाए। तो इसी चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब की क़यादत में ये फ़ैसला हुआ है कि अल्टीमेटली जितनी भी सियासी जमातें पाकिस्तान में हर सूबे के अंदर मुतहरक हैं, उनको सूबे की सतह पे उन जमातों के साथ हम डायलॉग करें। और चूँकि पंजाब के अंदर PMLN एक इस वक्त इम्पॉर्टेंट जमात है, तो उसकी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो बातचीत है, नेगोशिएशन है, कंसल्टेशन है, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने का जो मैंडेट है आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जहांगीर तरीन और अलीम खान को दिया। ये फैसला किया गया कि जो हमारे KPK के सदर हैं, जो हमारे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारे सिंध में टीम हमारी काम कर रही है, वो सब अपनी अपनी सतह पे लोकल सियासी जमातें जो वहाँ मुतहरक और लीडिंग रोल में हैं, उनके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करें, ताकि अल्टीमेटली इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो जो गिव एंड टेक का प्रोसेस है, कुछ लोग कुछ दो की बुनियाद पे सियासी अमल को आगे बढ़ाए, और हर हल्के के अंदर IPP का जो है वो वजूद
वो तो किसी ना किसी क्या फॉर्म क्या में। क्या वाकई जब एडजस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट की, तो क्या वाकई आईपीपी कौमी असम्बली में 20 और पंजाब असम्बली की 44 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट चाहती है नून लीग के साथ? देखिए, एक तो ये फिगर जो है वो बेबुनियाद फिगर है और अच्छा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत से। ये जिसके मुंह से भी ये फिगर निकली है, ये कम अज़ कम इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ना हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट मीडिया से शेयर की है। चूँकि हमारा एक इलेक्टेबल्स का जो फिगर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें एमएनए और एमपीएस की जो जीती हुई सीटें हैं, जो हमारी पोटेंशियल कैंडिडेट्स की सीटें हैं और जो ओवरऑल हम नए कैंडिडेट्स मैदान में लाना चाह रहे हैं, ये तीनों कैटेगरीज़ हैं जिस पे हम चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे अपने कैंडिडेट्स को हम एडजस्ट करें। ये एमपीए की सीटें और एमएनए की सीटें, वो डेफिनेटली उसकी तादाद जो है वो जो आप फिगर दे रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा है। तो अच्छा। लेकिन देखना ये है कि अल्टीमेटली कंसेंसस क्या होता है, उसके पैरामीटर्स क्या बनते हैं उस सीट एडजस्टमेंट के, और हमें उसमें अल्टीमेटली एज अ पॉलिटिकल पार्टी क्या गेन करते हैं हम। और ये सिर्फ हम पीएमएलएन के साथ नहीं कर रहे, हमें अगर सिंध में करना है तो ज़ाहिर है वहाँ जमात इस्लामी है, वहाँ पे जीडीए है इंटीरियर सिंध में, वहाँ दीगर सियासी जमातें जो इस वक्त इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, हमें उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट की जो है वो डिबेट उसको ओपन किया और सिंध की टीम को उसका इख्तियार दिया। इसी तरह केपीके के अंदर हमने देखना है कि जो केपीके के अंदर मुतहरक सियासी जमातें जिनका अपना वजूद है और हमारे कुछ कैंडिडेट्स जो अच्छा वैसे फिरदौस साहिबा, जरा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवाम भी थोड़ा जानना चाहती है और आपसे भी थोड़ा सा हम चाहेंगे कि इसमें मालूमात वो खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा नशिस्तें हैं जिस पर बातचीत हो तो रही है। अच्छा वैसे कुछ अगर हम रहनुमाओं के नाम अगर गिनवाएं तो हम देखेंगे उनके अगेंस्ट किस जमात के साथ उनका मुकाबला होगा। अगर जहांगीर तरीन की बात की जाए, अलीम खान साहब की बात की जाए, फयाजुल हसन चौहान साहब की बात की जाए और यकीनन फिरदौस आशिक अवान साहिबा की भी अगर बात की जाए, तो हलकों में किस जमात से मुकाबला होगा? क्या नून लीग का कोई उम्मीदवार उनके अगेंस्ट खड़ा होगा? देखिए, ये तो अभी चूँकि इट्स टू अर्ली टू डिस्कस और कमेंट ऑन दैट, ये अभी इब्तदाई बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है और हर हलके के अंदर जो आपके सियासी जमातें हैं उन्होंने अपनी स्पेस गेन की होती है या उसको रिटेन करना चाहते हैं या ऑक्यूपाई करके उससे अपने पॉलिटिकल डिविडेंड लेना चाहते हैं। तो हमारे लिए हर हलका डॉक्टर फिरदौस का हलका है, हमारे लिए हर हलका जहांगीर तरीन का हलका है और जो भी हमारा इलेक्टेबल है उसी सोच के तहत हम उसकी जंग लड़ रहे हैं कि वहाँ पे हमने किस तरह स्पेस लेनी है और कैसे अपना जो है वो सीट टू सीट एडजस्टमेंट का फार्मूला जो है उसको बुरुए कार लाना है। और वो किसी एक हलके की तक ये सोच महदूद नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप का टारगेट एक है, अगर आपकी सोच मुश्तरका है और आप पाकिस्तान के लिए एक काज को सपोर्ट कर रहे हैं और वो आपकी स्टेबिलिटी लाना पाकिस्तान में इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ये मकसद है, तो उसके लिए फिर आपको कौन आपके राइट खड़ा है या कौन लेफ्ट खड़ा है, तो आप लोग क्या चाहते हैं, कौन कौन राइट पे खड़ा हो आपके और किस किस जमात से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है जो आपकी साइड पे हो सकता है? पंजाब के अंदर पीएमएलएन है, बाकी अगर हम देखें तो जमात इस्लामी या दीगर जमातें जो इससे पहले इलेक्शन लड़ती रही हैं उसमें तहरीक लब्बैक भी है, लेकिन वो किस हद तक उनके ऊपर कोई पाबंदी या आज़ादी है ये फ़ैसले तो भी वक्त बताएगा। लेकिन हम हर उस जमात के साथ बैठ के हमें खुशी होगी जिसका महवर और मरकज़ पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाना है। इसी तरह सिंध के अंदर आपको पता ही है कि वहाँ पे मेयरशिप की सीट पे बड़ा कराची में टफ़ टाइम दिया जमात इस्लामी ने और जीडीए इंटीरियर सिंध में काफ़ी मुतहरक है और ये चीज़ें जो है लोकल लीडरशिप ने डिसाइड करनी है कि उनकी एडजस्टमेंट या अलाइनमेंट किस जमात से बेहतर हो सकती है, वो केपीके हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद के अंदर जो हमारी सीटें हैं या ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल जो हमारा मंजरनामा है उसके अंदर कहाँ कहाँ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी रंग भर सकती है और अपने शहीन की परवाज़ को
बुलंद रख सकती है, इसका फ़ैसला आने वाले वक्त में होगा। ठीक है जी, फैसला आने वाले दिनों में होगा, लेकिन काफ़ी फैसले जो हैं वो यकीनन हो भी चुके होंगे। अगर इजलास की बात की जाए उसमें क्या क्या फैसले मजीद हो गए हैं और किन उमूर पर मुशावरत हुई है? देखिए, ये चूँकि एक कन्फ्यूजन चल रही थी कि शायद ये जो बातचीत है सीट एडजस्टमेंट की, ये मखसूस किसी चंद हलकों तक महदूद है, तो सब हम को एक तो क्लियर किया गया तरीन साहब की तरफ से कि ये एक इब्तदाई बातचीत थी और जब तक CAC से उसका हम मैंडेट ना लेते नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने का, तो हम वो लिस्ट जो है वो लेके नहीं जा सकते थे। तो अभी जो 3 रुकनी कमेटी जो है वो ऑलरेडी चूँकि काम कर रही है, उसके साथ सपोर्टिव टीम बनाई गई है, मुशावरती कमेटी बनाई गई है, जो हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट्स हैं या कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने उन डिवीजन्स के अंदर इलेक्टेबल्स जो हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उनको ग्रास रूट लेवल की जो रियलिटीज़ हैं उनके साथ असेस करें। और अवामी राबता मुहिम, उसके हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया? देखिए, चूँकि इलेक्शन का शेड्यूल जो है वो अभी मतवक्को है और होपफुली वो अगले 1-2 दिन में आ जाएगा, तो उस इलेक्शन शेड्यूल के साथ जुड़ा जो एक इंतहाबी मार्के का हुसन है, वो आपकी इंतहाबी रैलियाँ हैं, जलसे जुलूस हैं और गहमा गहमी हैं इलेक्शन की। तो उस सियासी गहमा गहमी को आगे बढ़ाने के लिए हम इंशाल्लाह जल्द जो है वो पार्लिमानी बोर्ड जो हमारे हैं उनका वजूद अमल में लाएंगे और वो टिकटों के हवाले से दरखास्तें लेने का सिलसिला शुरू करेंगे। सिंध, KP और बलोचिस्तान के लिए जो खुसूसी बोर्ड तश्कील दिया गया है, इसका क्या मकसद है? देखिए, इन बोर्ड्स में डेफिनेटली हमारा टारगेट ये है ना कि ये लोग जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी हंटिंग करके, जो उनके साथ राब्ते कर रहे हैं, जो IPP के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनकी शार्ट लिस्टिंग करें और उसके साथ साथ जिन जमातों से उन्होंने सीट एडजस्टमेंट करनी है उनके साथ कंसल्टेशन करें। तो ये दोनों काम जो है बोर्ड की जिम्मेदारी है। और इस पर एक तनकीद फिरदौस साहब ये ज़रूर उठती है कि जब आप लोग शरीफ ख़ानदान पर तनकीद करें, नवाज़ शरीफ पर खुसूसी तौर पर आप लोग तनकीद करें, उनके माजी के एतबार पर तनकीद करें, लेकिन साथ साथ सीट एडजस्टमेंट की बात भी करें, तो फिर सवाल उठता है कि ये कौन सा तर्ज सियासत है। लेकिन एट द सेम टाइम जब नवाज़ शरीफ की हम बात करते हैं, जिस तरह से क्लीन चिट उनको मिल रही है, अजीज़ रेफरेंस में भी अब क्लियरेंस मिल गई है और इलेक्शन लड़ने की राह में तकरीबन रुकावटें उनकी दूर हो गई हैं, आपकी पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है? सब ठीक हो रहा है? देखिए, सियासत करना और सियासी खिलाड़ी का इलेक्शन लड़ना ये उसका बुनियादी हक है। जो कानूनी उसकी कदगने और कानूनी पहलू है, ये हमारी कानूनी टीम बेहतर अंदाज से उसको जवाब दे सकती है और बता सकती है कि वहाँ क्या कानूनी अचीवमेंट्स हुई हैं या कानूनी सतह पे हमने क्या अचीव किया है। लेकिन देखना ये है कि सियासी सतह पे उसके इम्पैक्ट क्या है। तो सियासी फोरम पे अगर कोई सियासी खिलाड़ी मैदान में उतरता है और उसको सियासी ग्राउंड में सियासी खिलाड़ी चैलेंज भी करता है, वो उसका हरीफ भी होता है, उसका हलीफ भी होता है, लेकिन सियासी मैदान में ही सियासी दावपेच से सियासी खिलाड़ी जो हैं वो अपने ज़ोरे बाजू आजमाते हैं और उनका सियासी मैदान में फिर से उस इलेक्टोरल प्रोसेस का हिस्सा बनना, यकीनन सियासत को तक़वियत मिलेगी और जमहूरियत मजबूत होगी और एक कांटेदार जो सियासी कांटेदार मुकाबला होगा, ये भी आपकी ज़ाहिर राय है। फिरदौस आशिक अवान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज जिस तरह हमने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहा था कि आज हमारे मेहमान होंगे अहमद अली अकबर, चूँकि आ रही है उनकी मूवी गुंजल 15 दिसंबर को सिनेमा घरों में, और इस मूवी से मुताल्लिक हम ज़रा डिटेल से बात करने वाले हैं। अच्छा, वो हम करने वाले, वो हमसे ज़रूर पूछेंगे, हम उनसे ज़रूर पूछेंगे, वो हमसे क्या ही पूछेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये करना है अपने फ़ोन में बैलेंस डलवा के रखें, क्योंकि आज आप अहमद से जो सवाल पूछना चाहें आप लाइव कॉल कर सकते हैं और उनसे वो सवाल कर सकते हैं। अभी चले जाए, अभी भाई को, बहन को या जिसको भी आपने लोड करवाने के लिए भेजना है या आपने इजी लोड मंगवाना है तो मंगवा लें, अपने फोन को रिचार्ज रखें।
हाँ, सबा से मंगवाना है या जिस मर्जी से सबा से नहीं मंगवा सकते। अच्छा ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट ऑफ कोर्स, लेकिन ज़रा इस मूवी की हम आज बात करेंगे डिटेल के साथ, और 15 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह अच्छी इसकी हमें नज़र भी आएगी, रेटिंग भी नज़र आएगी, क्योंकि ज़रा बड़ी मेहनत से ये मूवी बनाई गई है, ज़बरदस्त मूवी है। और अहमद से आपने अगर कोई सवाल करना तो अभी से सवाल आप सोच के रख लें। आपने सोचा हुआ सवाल? वैसे मैंने भी सोचा हुआ है। चलें बढ़ते हैं आगे अगले मौजू की तरफ। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान, इन्होंने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान कर दिया है। और हाफिज नईम साहब ने कहा है कि सिटी काउंसिल के इजलास को चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेयर का रवैया कौम के सामने है। वो कहते हैं कराची को पसमानदा रखा जा रहा है और हम अवाम पर मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। कराची की मेयरशिप इंशाल्लाह अवाम के हकीकी नुमाइंदे को मिलेगी और हम अवाम की मुश्किलात का अजाला करेंगे। तो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हाफिज साहब, तहरीक अदम एतमाद लाने का ऐलान आपने किया, कब तक ये हो जाएगा और इसके लिए क्या तैयारी आप लोगों ने की है? जो रहनुमा आपके साथ होने चाहिए ताकि उस दिन वो गायब ना हो, आपके साथ ही हों। हाँ, जाहिर है इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा, और उसके लिए हम अपने रवाबित और इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। असल में बात यह है कि जो पूरा हाल हुआ इलेक्शन में वो सबके सामने है, और अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया गया और ज़ोर ज़बरदस्ती से बंदे उठवा कर और पूरी जो हुकूमती ताकत है वो इस्तेमाल की गई। जाहिर सी बात है कि उसके नतीजे में हालात ऐसे ही होने थे। फिर इन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो काम करना चाहते हैं, मिलकर काम करें। हमने कहा भाई देखिए हम आपको तस्लीम तो नहीं कर सकते, कब्जे को तस्लीम करने का तो मतलब है कि आप बुनियादी हक से महरूम हो जाएं। अच्छा। लेकिन हालात की बेहतरी के लिए हम ये कर सकते हैं कि जो भी इश्यूज हैं उनको आइडेंटिफाई करें, बैठकर बात करें, काउंसिल में करारदादें लाएं, बजट को पेश करें और काम चलता रहे और सिलसिला भी आगे बढ़े। अब मसला ये है कि बजट पेश करना नहीं चाहते, के इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर बिलों में पैसे लेना चाहते हैं, जबकि के इलेक्ट्रिक के पास हमारे KMC के ऑलरेडी 5.7 अरब रुपए की के इलेक्ट्रिक नादेंदा है। उसी के इलेक्ट्रिक से मुआहदा करके आप बिलों में जो है वो कंजर्वेंसी चार्जेस या MUCT जो है वो वसूल करेंगे। कोर्ट में केस मौजूद है, बड़े कानूनदान बनते हैं, लेकिन उसके बावजूद कौंसिल से जबरदस्ती करारदाद पास करवा रहे हैं। और फिर जब रायशुमारी हो तो आप काउंटिंग ही ना करें। ये कौन सा कानून, ये कौन सी पार्लियामानी तरीका, ये कौन सी जमहूरियत है? तो हर लिहाज से जमहूरियत दुश्मनी, कराची दुश्मनी, अवाम दुश्मनी, अब इसको मजीद कबूल नहीं किया जा सकता। अच्छा हाफिज साहब, जाहिर है लोग अब ये सवाल भी करें कि शायद ये बहुत जल्दी नहीं है कि अदम एतमाद आप लोग लेकर आ रहे हैं, बिकॉज अभी तो वक्त ही कितना हुआ है, तो मेयर को ज्यादा मुर्तज़ा साहब को अभी टाइम नहीं देना चाहिए ताकि वो कोई कारकर्दगी दिखा सकें, उनके पास कोई बात करने के लिए हो, कोई काम करने का वक्त दरकार हो उनको? नहीं, उनके वो तो 15 साल से है ना पीपल्स पार्टी। मुर्तज़ा वहाब साहब तो जाहिर है कि वो कोई इलेक्शन जीत के तो आए नहीं थे, उनके लिए तो अलग से कानून साजी की गई थी और उनको अलग से जो है वो पैराशूटर के तौर पर लाया गया था। ये भी अजीब बात है। इस्लामी जाहिर है उसको मानती नहीं है और अभी तक उसके खिलाफ बात भी कर रही है और अब अदम एतमाद की बात है। वैसे कितने वोट दरकार हैं अदम एतमाद के लिए और क्या आपके पास वो तमाम वोट्स मौजूद होंगे? देखिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए और हम वर्किंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह, और हमें कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कौमी इंतखाब और बल्दियाती जो नुमाइंदगी है अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के पास एक साथ ही आएगी और इसके नतीजे में इंशाल्लाह शहर डेवलप करेगा। तो अब इस मरतबा पीपल्स पार्टी तो सिंध हुकूमत में नहीं आ रही, अल्लाह ने चाहा तो अब इनका वक्त जो है वो अब गुजर गया। 15 साल बहुत कुछ कर लिया, सिस्टम के तौर पर काम किया। आप देखें ना, वो अभी राव अनवार साहब जो इन्हीं के होते थे, उन्होंने कहा कि निसार मोराई का नाम निकालने के लिए खुद मुर्तज़ा वहाब ने लिख कर दिया है उन्हें। आप अंदाजा तो कीजिए, कराए ना ये जरा तहकीकात, आप अंदाजा कीजिए कितना बड़ा करप्शन का धंधा चल रहा है, कराची का हक मारा जा रहा है। आप जो है वो बिजली के बिलों में तो पैसे लगवा रहे हैं 4-5 अरब रुपए के लिए, हजारों अरब रुपए कराची के खा लिए पीपल्स पार्टी ने और हमें नहीं दिए जो कराची का हक था। और आप ऐसे मासूम बनकर बातें करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अब तो कौमी और सूबाई इंतखाबात भी और उसके साथ साथ ये अदम एतमाद भी, ये सब एक साथ ही लगता है चलेगा और अल्लाह ने चाहा तो अब शहर के दिन बदलेंगे। जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम रहमान साहब साथ मौजूद गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। भाई सुबह में क्या काम करते हो? कुछ अर्से से क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। साल का सबसे बड़ा केस आया कोर्ट में और आप एक नई नौकरी के चक्कर में। आई किससे मिल गई इसने? इसने तो कत्ल किया था। कत्ल नहीं होया सी, गलती नाल गोली लगी सी। ते हले साडा काम मुक्या नहीं, सारे मजदूर बच्चियां स्कूले पढ़ावांगे।
मुझे पता चल गया है कि उसको किसने मारा है और क्यों मारा है। ये सब तो मोहरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वन साइडेड क्रूसेड, रिसर्च नहीं होती। तुम्हें या मुझे क्या लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये है कि सच क्या है। क्या है सच? ये ढूंढना तुम्हारा काम है शहबाज। रोज दा बेली सी हो, मैं तो उस दिन उन्हें पहली बारी मिल रहा सी। लुकवान ना लिया ऐसे, सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं ढेर ढेर। उसमें कोई शक ही नहीं कि इरफान मसीह का कत्ल साजिश थी। ये दम घुटता है, लावा उबलता है, किसकी सुनूं, कौन सच की आवाज बुलंद करने की कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं और शायकीन बहुत जल्द सनसनीखेज कहानी पर मबनी फिल्म गुंजल सिनेमा घरों में देख सकेंगे, जो कि 15 दिसंबर को मुल्क भर में रिलीज की जा रही है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट के ऊपर बनी हुई है, जिसके ऊपर बात करना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली एक इमोशनल सी कहानी है, लेकिन सिर्फ इमोशंस नहीं, इस कहानी में बड़ा कुछ है जनाब। ये ट्रेलर से आपको कुछ अंदाजा भी हो गया होगा, क्या जानदार अदाकारी है सबकी। चाइल्ड लेबर का खात्मा एक सच्ची कहानी है इकबाल मसीह की, और वो इस मूवी के थ्रू हम तक पहुंचेगी। जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं इकबाल मसीह की, 12 साल की उम्र में जिस तरह उनको नाहक कत्ल किया गया, और इस मूवी में ज़ाहिर है उसकी अक्कासी की गई है। अहमद अली अकबर, वन ऑफ द फेवरेट स्टार जी, क्या जबरदस्त। आप सबके परीजाद, अब तो अहमद अली अकबर उनको कम कहा जाता है, परीजाद उनको ज्यादा कहा जाता है। ये एक किरदार की जीत होती है बेसिकली। तो जिस तरह से वो एक तहकीकाती सहाफ़ी बने हैं इस मूवी में, तो जरा पूछेंगे उनसे कि सहाफ़त करना मूवी के एतबार से ही मुश्किल था, आसान था, कितना इन्होंने एंजॉय किया। और ज़रा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आज सब साथ मौजूद होंगे। हम प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं फॉर श्योर अहमद अली अकबर, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप? ग्रेट टू हैव यू। साथ मौजूद है निगत अकबर शाह, शी इज द प्रोड्यूसर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आने के लिए। कितनी एक्साइटेड आप हैं इस मूवी की रिलीज से? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक प्रोड्यूसर का ड्रीम होता है कि जब मूवी रिलीज हो रही हो तो माय ड्रीम इज कमिंग ट्रू। माशाल्लाह जी, वाकई में ज़रा मेहनत भी बड़ी होगी साथ साथ। अहमद, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी साथ साथ ज़रूर बताओ। ज़रा फिल्म की स्टोरी के बारे में भी थोड़ा बताएं। फिल्म रिवॉल्व करती है एक जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से एक केस को स्टोरी लिखने निकलता है, एंड सिर्फ एक अपने प्रोफेशन से, अपनी लाइफ में प्रोग्रेशन से उसका लगाव है और कोई है नहीं ज़्यादा। बट जैसे जैसे वो स्टोरी खुलती है उसको समझ आता है कि इसमें बहुत सी गुंजलें एंड बहुत सी चीज़ डोरें हैं जो गुंजल हुई, एंड उसको एंड नहीं मिल रहा, एंड सवाल उठते हैं और कंसर्न उठते हैं। उसकी ज़िंदगी का बहुत एक सिग्निफिकेंट फेज़ है। 14 दिन में ये सेट है, एंड ये 14 दिन की इन्वेस्टिगेशन इस इंसान को भी चेंज करती है और एक बहुत अहम कैरेक्टर को इसके सामने लाती है और उसकी स्टोरी इसको समझ आती है। और अहमद, खुद कितना मुश्किल रहा इस किरदार को निभाना? क्या चैलेंजिंग था या इट वाज वेरी इजी? नो, इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज वेरी चैलेंजिंग। इनफैक्ट वो इसलिए क्योंकि ये एक बड़ा सिंपल तो नहीं कहूँगा, एक रेगुलर पर्सन, यू नो, समबडी हु जस्ट वांट्स टू प्रोग्रेस इन लाइफ, अपने करियर में आगे जाना चाहता है, शायद शॉर्टकट्स भी ढूंढना चाहता है, बट उसको रियलाइज़ होता है, उसको एक स्टार्ट में ही लेसन मिल जाता है कि शॉर्टकट तरीका नहीं है। एक अपना काम ठीक करोगे तो इस प्रोफेशन में आगे बढ़ोगे। तो वहाँ उसकी रीअलाइनमेंट होती है। बट देन व्हेन ही स्टार्ट्स टू सर्च एंड इन्वेस्टिगेट दिस केस, इस 14 डेज में मेरा ख्याल है उसकी ज़िंदगी के सबसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं। ज़बरदस्त। सो ही चेंजेस एज अ पर्सन इन दोस 14 डेज सिग्निफिकेंटली, एंड उसको एवरी डे उसकी जो ट्रांजिशन है वो दिखाना, और क्योंकि हम लीनियर शूट नहीं करते तो ये करना कि किस टाइम पे वो किस फेज से गुजरा है, कितनी उसको स्टोरी का पता है, कौन से सवाल उठे हुए हैं, किन लोगों से मिला है, और किस तरफ इस वक्त उसने जाना है, वो टू कीप एवरीथिंग इन माइंड। कहाँ शूट कहाँ पर की गई है? लोकेशंस कौन-कौन से सिलेक्ट? लाहौर और आउटस्कर्ट्स में, मुरीद के। सही, ओके। इसके अलावा इधर उधर कहीं नहीं गए? नहीं। और प्रीमियर जो है वो कहाँ हो रहा है निगत? प्रीमियर हम एक्चुअली प्राइवेट स्क्रीनिंग कर रहे हैं कराची में, और एक कर रहे हैं लाहौर में। और इस्लामाबाद का दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है? मैंने आपको कहा ना बहुत महंगा पड़ता है। तो ब्रेक में कहा था आपने मुझे।
ये ऑनिया निकलवाना चाह रहे थे। कहा कि मैं पूछूंगी इस्लामाबाद क्यों नहीं, शायद वो जज्बात में ऐलान कर दे कि नहीं हम इस्लामाबाद भी ऐड कर रहे हैं। प्रोड्यूसर स्पीकिंग। एग्जैक्टली ऐसे। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आप अहमद अली अकबर से बात करना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा एक मौका होता है अपने फेवरेट स्टार से बात करने के लिए। वाई गुंजल? Why child labor? Why child labor? Yeah. So, as a mother, I'm very attached to these type of topics. Okay. और दूसरी बात ये कि मैं एक बिजनेस वूमन हूँ और उससे ज़्यादा मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ। तो मुझे लगता है कि when it's time to give back to the community, हर एक का अपना एक अंदाज़ होता है। कोई फील्ड में जाके काम करता है, तो मेरा ख्याल है माई वे ऑफ गिविंग बैक टू द कम्युनिटी इज़ थ्रू अवेयरनेस। तो मैं इस तरह ऐसे ही एक और फिल्म भी हमने बनाई थी, दरिया के इस पार, लाइक अबाउट मेंटल हेल्थ एंड सुसाइड प्रिवेंशन। सो ये भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ एक और है चाइल्ड लेबर। एक ऐसा इशू है सोसाइटी का जिस पर बात करना बहुत अहम है और इस कहानी के थ्रू एक्चुअल इश्यूज हैं। एब्सोल्युटली। फिर ज़ाहिर जिस तरह से इकबाल मसीह का हमने जिक्र किया, उसकी कहानी को जिस तरह से इसमें हम देखेंगे। अच्छा अहमद, बाकी जो स्टार्स को स्टार्स, रेशम ने 15 साल बाद फिल्म की है, कैसा रहा सीनियर अदाकारा के साथ काम करके? Humbling, absolutely humbling. She is so professional, she's so down to earth, and उन्होंने मुझे इतना अब मैं क्या कहूँगा, इतनी तारीफ़ें की उन्होंने मेरी कि मुझे it was overwhelming. मुश्किल हो गया फिर परफॉर्म करना कि अब ये जो इतनी एक्सपेक्टेशंस उनको कैसे मीट करूं मैं? Yeah, I mean एक तो वो चीज़ थी कि वो इतना एक्सपेक्टेशंस के साथ आई हैं और then I have to, and then we share a lot of scenes together, but she's a great performer. You'll see her in a very new avatar. हमेशा ही ऑब्वियसली सीनियर हम जब कहते हैं रेशम को, तो रेशम की तो बात ही कुछ और है। And she has got amazing screen presence. बेशक ऐसी है। And you know she's got an aura जब वो होती हैं उस कमरे में जिसमें आप हों, it's fantastic. It was amazing to work with her. ज़बरदस्त। और आमना? आमना मैं हमेशा से उसके साथ काम करना चाहता था because मुझे लगता था कि बड़े डिफरेंट स्टोरी स्क्रिप्ट्स पिक करती है और शुगर बहुत लगाती हैं वो, मैंने सुना शुगर बड़ा लगाती हैं। हाँ, बट इस सेट में हम सारे फोकस थे। शोएब साहब से आप बात करेंगे, आपको हमें कैरेक्टर नेम से पुकारा जाता था। तो हम बिल्कुल फोकस रहते थे और हमने within 2 months इसको रैप किया। अच्छा। So we were really working around the clock. 2 महीने की आपने डेडलाइन दी थी? I tell him a producer's actor. He works and works and works. वो बड़े अच्छी कोरियोग्राफी भी कर लेते हैं जब उन्हें मौका मिले। अब भले उनका सीन ना भी हो, ये भी हम उनके बारे में ज़्यादा जानते हैं थोड़ा सा। बिल्कुल ऐसे ही है। मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। ये आजकल ट्रेंड भी यही है कि सब तरफ एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल सब आना चाहिए। बड़ा अच्छा पंजाबी भी बोली है, अभी हम ट्रेलर में देख रहे थे। आमना की तो थी, आपकी हमें ट्रेलर में नजर नहीं आई। अच्छा नहीं, तो ट्रेलर को छोड़े, अभी हम कुछ कोई डायलॉग सुन भी लेते हैं पंजाबी में। स्क्रीनिंग ते गल करांगे पंजाबी। इस वेले पंजाबी आती है आप साथ जब नहीं, मुझे लगता नहीं कि वो भी मुझे कोई डायलॉग बताएंगे। इस वेले उर्दू विच गल करने हां। माठी है पंजाबी, लेकिन अच्छी है थोड़ी बहुत इस फिल्म के लिए। इस फिल्म के लिए इस फिल्म के लिए मतलब मेरी अम्मी के साथ मैं अब पंजाबी में बात करता, कोशिश करता हूँ। अम्मी खुश होगी ना, एक प्रोजेक्ट कर लिया कि आप पंजाबी से गल कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये पर्सनली भी पंजाबी आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। आप हमें कॉल पंजाबी में भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अहमद से आज बात करनी है तो टूटी फूटी पंजाबी अगर आपने सुननी मजे की लगती है। हाँ बिल्कुल। अहमद, आप हर प्रोजेक्ट साइन नहीं करते, गुंजल साइन क्यों किया? जब मैंने इकबाल मसीह का नाम सुना ना, आई फेल्ट लाइक ही हैज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग एंड ही इज अ हीरो। एक हीरो को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो उसकी बहादुरी थी ना, वो रिमार्केबल है, उस पे कहानी ज़रूरी है। बट देन व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट, जो इस तरह कहानी बताई गई है, जिस तरह एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी को इन्होंने खोला है आहिस्ता आहिस्ता बहुत खूबसूरती से, मुझे बहुत कंपेलिंग लगा। मैंने कहा दिस इज, एंड द कैरेक्टर वाज रियली गुड and so many different stories that different people and their lives come together and एक बंदे की activism, उसकी life and especially the death, the events surrounding the death, उस पे इस पे हमने रोशनी डाली है। So I think that was very important. एक कॉलर आ गया है, फैसलाबाद से आया है, जुगत भी मार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर थैंक यू वेरी मच। फैसलाबाद का आपने एक जो है ना वो एक एस्पेक्ट आपने साबित करना है अब डिस्कस करनी।
जुल्फिकार, अब साबित करना आपने, ऐसी कोई बात करनी है। अहमद सुन रहे हैं आपको। सर माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, दिल नहीं कर रहा सर। बहुत शुक्रिया। ये क्या बात हुई है? बहुत प्यारा लग रहा हूँ, आगे इसलिए दिल नहीं कर रहा जुगत मारने का। हाय शुक्र है यार, ये गुड जॉब मेकअप हियर। चले, कुछ कहना चाहते हैं अहमद से आप? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू यू ऑल, ठीक है ना। आप सारे जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक बड़ा अच्छा आपके पास एक चांस कह ले, आपको अल्लाह पाक ने एक चीज दी है कि आप सोशली बहुत अच्छा कोई मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है स्पेशली बच्चों पे और न्यूली जो जनरेशन हमारी जो नई है, जो मोबाइल और लैपटॉप से निकलती नहीं है, मूवी से निकलती नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो हमारे एक्टर्स हैं, तो इनको तो मैं बहुत पसंद करता हूँ। आपको एक बात बताऊं कि इनके वो पिछले ड्रामे परिजात की वजह से इनका मैं कॉलेज मिसेस को पिंडी में दिखा के लाया था। यकीन करें। अच्छा। तो इनको, हाँ जी, मिलने के चांस बहुत कम है। एनी हाउ, ऐसे है कि मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे भी कि जैसे कि आप ये चाइल्ड एपल या प्लांट ऑफ गां जो भी आप करते हैं, ये बहुत अच्छे इश्यूज हैं, होना चाहिए, वेल एंड गुड। लेकिन मैं एक चीज रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारी सोसाइटी में अदम बर्दाश्त का एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है जी। हर चीज मतलब हो रही है, लेकिन ये जो है ना बर्दाश्त, छोटी छोटी बातों पे यकीन करें, अब तो कत्ल तक की नौबत आ गई है। तो मैं, मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि अहमद साहब से कुछ इस एस्पेक्ट पे भी है, सोशल और मॉरल वैल्यूज की तरफ। बिल्कुल जी, बड़ी जबरदस्त बात की है कि इनटॉलरेंस के ऊपर भी बात होनी चाहिए। मेरे निगत अगला टॉपिक मेरे ख्याल आपकी फिल्म का आपको मिल गया शायद अगर आपको लगता है कि वाकई सोसाइटी का ऑब्वियसली ये एक इशू जरूर है और इस तरह के सोशल इश्यूज पे काम करना, बात करना बड़ा जरूरी होता है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ये फिल्म के बारे में सोच रहे थे ना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमारे सामने आ रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल चूज योर बैटल्स वेरी केयरफुली। सो आई हैव टू चूज व्हाट्स माय बैटल, जो आपको लगता है कि जिस पे ज्यादा अच्छे से आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अहमद, वैसे आप के टॉलरेंस लेवल कैसा है? बहुत बेहतर हुआ है ओवर द इयर्स एक्चुअली। आई वुड से एडमिट कि टीन्स में, लाइक आई थिंक एनी टीनेजर, गुस्से का मतलब या गुस्से का तेज था, लेकिन तब से आज तक आई एम प्राउड टू से कि आई कंट्रोल। गुस्से में क्या करते हैं वैसे? क्या लोग क्या बताते हैं, क्या करते थे? अगर ज्यादा गुस्सा चीजें टूट जाती थी। मतलब ऐसा हुआ है। अच्छा। या बट देन कंप्लीटली चेंज हुआ। अपनी तोड़ते थे, दूसरों की तोड़ते थे? जो करीब हो, वो किसी का भी और टूट गया, किसी का भी हो। आई मीन था, लेकिन आई वुड से फ्रॉम द एज ऑफ 19 ऑनवर्ड्स, 18 ऑनवर्ड्स मैंने कंट्रोल किया। एंड गुस्सा को कंट्रोल करना चाहिए एंड उसके आउटलेट्स डिफरेंट किस्म के होने चाहिए। ओके, यू नो, अस बीइंग टीनेजर्स, हम खेलते कूदते थे, स्पोर्ट्स वाज आवर आउटलेट, म्यूजिक वाज माय आउटलेट, सो इसीलिए एक एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है किसी भी इंसान को। एब्सोल्युटली। एंड नाउ आई वुड से एक्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट आउटलेट्स फॉर मी। टॉलरेंस भी बढ़ती है एक्टिंग करके? बिल्कुल। रीटेक करके भी बढ़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। द थिंग इज, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस प्रोफेशन इज कि मैं डिफरेंट लोगों की शूज में घुस के उनके पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता हूँ। एंड दैट हैज, बजाय कि मुझे एक कन्फाइंड पर्सनैलिटी मिले, मुझे एक ओपन पर्सनैलिटी मिली है। Very nice. एक फ्लूइड पर्सनैलिटी मिली है, एंड आई थिंक दैट इज, आई वुड से कि एक्टिंग हैज बेनिफिटेड मी। अच्छा, वैसे एक बात सच बताएं, ठीक हो गया, हमने सारी चीजें सुन ली, जितने भी आपने क्या होता है, ज्ञान होते हैं, भाषण भी कह सकते हैं, लेकिन अच्छी अच्छी बातें आपने कर दी। अब मुझे ये बताएं कि शुएब सुल्तान पे, जो इस फिल्म के डायरेक्टर, उन पे कितनी बार गुस्सा आया जब उन्होंने कहा कि रीटेक ये तुम ठीक नहीं करे, वो ठीक नहीं कम करते हैं अहमद। हाँ, लेकिन फिर भी कभी कितनी बार गुस्सा आया और पी भी गए? मैं कभी भी नहीं, अभी तक बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। ही इज़ अ फैंटास्टिक ह्यूमन बीइंग, अ वेरी ग्रेट एनर्जी, बहुत इनफैक्ट आई वुड से कि आई हैव येट टू मीट समबडी जो इतना मेटिकुलसली चीज़ें प्लान करता हो। आई हैव नॉट मेट एनीवन जो इतना ऑर्गेनाइज्ड हो। बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट। इट इज़ इनसेन। जबरदस्त। अच्छा, इट इज़ इनसेन द लेवल ऑफ जितने वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। आई हैव टू टेल यू, मैंने ऐसा किसी को नहीं देखा, करीब भी नहीं आता कोई। लेकिन मेरा ख्याल हम सब अब देख लेते हैं फिर उनको। प्लीज, आई वुड लव। डायरेक्टर हमारे साथ हैं शुएब सुल्तान साहब। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। ये देखें, नाम का असर है, आपकी बहुत तारीफ हो रही है। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं आपकी बात को कंटिन्यू करता हूँ, जो आपने गुस्से वाला पूछे।
इनको मुझ पे गुस्सा आता होगा, यकीनन मुझे इन पे नहीं आता था बिल्कुल, क्योंकि मैं अच्छा रीटेक की ज्यादा बात है, अच्छी बात है कि रीटेक बहुत ज्यादा नहीं होते थे, क्योंकि हम बहुत वेल प्रिपेयर्ड थे फिल्म को लेके। हमने इसकी वर्कशॉप्स की, वन ऑन वन इंटरेक्शन किया, स्क्रिप्ट रीडिंग्स की, कैरेक्टर आर्क को समझने के लिए बहुत सारा काम किया, हमने लुक टेस्ट किए। सो इट वाज लाइक 4 to 6 month प्रोसेस बिफोर गोइंग ऑन फ्लोर फॉर द शूट। और शायद यही वजह है कि शोएब दो महीने में आपने बना ली, वरना नॉर्मली हमने जो बाकी सारी मूवीज ना सही, लेकिन अगर हम रिसेंट टाइम्स की बात करें, कुछ मूवीज हमने ऐसी भी देखी हैं सालों लग गए बनने में और फिर सालों लग गए आने में, आते आते रुक जाना और फिर रुकते रुकते फिर एक आस उम्मीद बांध देना कि अब आने वाले हैं। लेकिन आप लोगों ने 2 महीने में शूटिंग कर ली और अभी 15 को आप लोग रिलीज कर रहे हैं। हाँ नहीं, शूटिंग तो 2 महीने में होगी, लेकिन 2 साल लगे हमें इसको बनाने में ओवरऑल। असल में ये बात निकलवानी थी मैंने। इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इसका, क्योंकि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स और हम इकबाल मसीह की कहानी सुना रहे हैं, तो उसके बारे में जो रिसर्च करना वो एक प्रोसेस था। मतलब उसकी कहानी बुनना, एक तो पहले असल स्टोरी जानना और फिर उसकी बुनत करना कि वो हम उसको फिक्शनलाइज कैसे करेंगे। शहबाज भट्टी का किरदार जो अहमद प्ले कर रहे हैं, उसके इर्द गिर्द जो हमने कहानी बुनी है वो कैसे हम उस कहानी को कैसे सुनाएंगे लोगों तक। तो वो एक 6 महीने का प्रोसेस तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग के हवाले से था और रिसर्च के हवाले से था, व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वेल प्रिपेयर्ड हो तो फिर शूट का टाइम थोड़ा कम भी हो जाएगा, ऑब्वियसली फिर पोस्ट प्रोडक्शन बहुत सारे मामला और भी होते हैं। अच्छा शोएब साहब, आपसे अगर पूछे कि एज ए डायरेक्टर इस फिल्म को शूट करना, डायरेक्ट करना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था, स्पेशली जिस तरह आप कैरेक्टर्स की भी बात करें, उस लिहाज से एक्टर्स को चूज करना और उसके बाद उनको उस किरदार में ढालना? अच्छा, इसमें वही हमने बहुत ग्रेजुअली हमने काम किया। सबसे पहले बल्कि अहमद कास्ट हुए थे। मैं चाह रहा था कि जो लीड है, ताकि उनकी जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंगली बाकी लोगों की कास्टिंग हो, मतलब जैसे उनकी जो भी एक्टर आए, जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे लोग इवॉल्व करें जाके। हालांकि अहमद वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, सामने लियास वाज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, अहमद अली बट वाज द फर्स्ट चॉइस। तो मैं लकी हूँ इस हवाले से कि जो लोग ऑन बोर्ड आते रहे उन्होंने कंटेंट देखा, स्क्रिप्ट पढ़ा, इंटरेक्शन किया, दे अंडरस्टैंड व्हाट्स द विजन इज, दे उन्होंने उनको उस कॉज और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हम बना रहे थे उसके साथ जुड़े। इवन एवरी क्रू मेंबर आल्सो फेल्ट फॉर द कॉज। सो ये मेरे ख्याल बहुत हम लोग लकी हैं कि हम इस कॉज के साथ हम लोग जिससे जुड़े हुए थे वो भी जुड़े। और शोएब, ऐसा कौन सा एक्टर था जो सिर्फ इसलिए आ गया क्योंकि अहमद अली अकबर है इस मूवी में? रेशम। तभी तो वो इतनी तारीफें भी करती रही हैं उनकी। वो बिल्कुल, वो तो कह रही है, कहा है उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में, और मेरा ख्याल इसमें भी कोई बुराई नहीं है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर को एक्नॉलेज करता है। व्हाई नॉट, बिल्कुल। स्पेशली सीनियर एक्टर की अगर बात करें कि वो इतनी बड़ी बात है, मैं कैसे बयान करूं, आई कांट, इट्स जस्ट beautiful how such a Allah big is the Ahmed. आमीन। Ahmed, मूवीज एंड ड्रामास ज्यादा मजा किसमें आता है आपको? मूवीज में मजा आता है क्योंकि एक 2 घंटे 3 घंटे की मैक्सिमम स्टोरी होती है, बारीकी से बनता है, 2 से 3 सीन्स शूट होते हैं दिन में, ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, रिहर्सल्स की जाती हैं, कैरेक्टर डेवलप किया जाता है, स्क्रिप्ट की एक एक चीज़, एक 2 घंटे की स्क्रिप्ट में हर लाइन का कोई मकसद होता है। सो दैट्स वेरी बड़ी। ड्रामा ड्रैग भी हो जाता है? ड्रामा ड्रैग हो जाते हैं, हम देखने वालों के लिए हो जाते हैं, तो सोचे बनाने वालों के लिए और वही होता है कि शूटिंग स्पैन इतना ज्यादा होता है और उसके बाद ऑन एयर टाइम अच्छा खासा कम होता है, लोग मूवी ज्यादा प्रेफर। ऐसा ही है, बट अगर ड्रामा खूबसूरती से लिखा हो तो आई वुड से कि ड्रामे का परिजाद, ऑफ कोर्स, उसने आपको एक अलग लेवल पे फेम दी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। बहुत सी कॉल्स आ रही हैं अहमद, और कुछ कॉलर्स ने कॉमन क्वेश्चन किया, तो हमने कहा वो सवाल हम डायरेक्टली आपसे करते हैं। वो कह रहे हैं अहमद शादी कब कर रहे हैं? देखें ना, ये चीज तो अल्लाह ताला को ही पता होती है। नहीं, इंसान तो वैसे या अम्मी को पता होती है या खुद भी जरूर पता होती है। प्लीज मेरी अम्मी को एक पैगाम पहुंचा दें, क्या करना चाहते हैं जल्दी। बस कि दुआ करें। मैं तो उनको भी ये कहता हूँ, मैं सबको ये कहता हूँ, दुआ करें, अल्लाह खैर से करे, अच्छा आमीन। लेकिन वैसे वो कॉलर्स हैं, देखिए मैं और सबीन तो सादा मासूम लोग हैं, हम तो सिर्फ फैसिलिटेट करें उनके क्वेश्चन। हम मासूम लोग हैं। एक और सवाल भी किया है ना कि अहमद पसंद की शादी करेंगे या अरेंज्ड मैरिज करेंगे? मेरे ख्याल है दोनों, मिक्स ऑफ 2 शादियां। अहमद 2 शादियां करेंगे? मेरे ख्याल है मिक्स ऑफ, अ बैलेंस ऑफ बोथ होना चाहिए। अच्छा, आई वुड रियली वांट कि मेरी। अच्छा, कब के प्लान से? कब के? यानी आधा काम हो गया, पसंद वाला काम हो गया। जिंदगी प्लान नहीं करता मैं। अच्छा, ये चीज प्लान करनी चाहिए, करनी चाहिए, वरना पूरी जिंदगी नहीं। देखें, आई डोंट नो, एक और चीज मैं कहूँगा इस बारे में
कि YouTube के मुताबिक तो मेरी कोई 3-4 शादियां हो चुकी हैं ना, मेरे बच्चे भी हैं। अच्छा वैसे किस के साथ नाम जुड़ चुका है और खुद से जो वो होता है ना, पता नहीं कौन सी टीवी पर पता नहीं क्या YouTube के ऊपर। मुझे कल ही एक मैसेज मैंने Instagram पे DM पढ़ा कि मुझे किसी ने भेजा हुआ था कि आपकी यमुना से शादी हुई है और आपके यमुना के साथ 3 बच्चे हैं। तौबा यार, मतलब। अच्छा, और फिर मुझे नीचे मैसेज आता है प्लीज कंफर्म। अच्छा वैसे आपने रिप्लाई किया उसको फिर? नहीं, या जस्ट आपने स्क्रीनशॉट लेके जो शेयर किया था? नहीं सो बेचारी यमुना भी फंस जाती है सब। जाहिर है, बिल्कुल ऐसे है। लास्टली अहमद, कोई ये मूवी क्यों देखे 15th और उसके बाद? व्हाट इज योर मैसेज? आई वुड से कि ये एक हीरो को सेलिब्रेट करती है, ये फैक्ट्स को बयान करती है, ये एक बहुत ज़रूरी स्टोरी को बयान करती है एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि हम एंटरटेन भी हों एंड आई थिंक इट्स एंटरटेनिंग। इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, आप बोर नहीं होंगे। और शहबाज भट्टी जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ उसके साथ साथ आप भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होंगे, वो सवाल उठा रहे होंगे, साथ सारे रिलेट कर रहे होंगे। अच्छा निगत, आप कोई मैसेज देना चाहती हो ऑडियंस को? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम और हीरोज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। हम बहुत सारी ऐसी बायोपिक्स देखते हैं जो बाहर से लाई गई होती हैं। ये एक ऐसी स्टोरी है जो पाकिस्तान की स्टोरी है। एक बच्चा यहीं पैदा होता है, यहीं से उभरता है और यहीं पे वो कामयाबी की वो सीढ़ियों में भी वो आगे चला जाता है और फिर जाके चलें डेथ सबकी हो जाती है, उसकी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद हिज लेगेसी लिव्स ऑन। ये उस लेगेसी के ऊपर भी बात है और लोग इस फिल्म को इसीलिए देखें ताकि अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करें, अपने एक्टर्स को सेलिब्रेट करें। और जो मेरी तरह के प्रोड्यूसर्स आते हैं जो थोड़े दे कैन कॉल ए स्पेड, उनकी भी इसमें थोड़ी सी इंकरेजमेंट हो जाए। ग्रेट। शुएब, लास्ट मैसेज फ्रॉम योर साइड? अच्छा, ये इन सारी बातों के साथ साथ ये एक बहुत एंगेजिंग स्टोरी है। इट्स अ क्राइम ड्रामा थ्रिलर का जॉनरा है जो कि मेरे ख्याल आजकल बहुत पॉपुलर है। और हमने इसको रिलेट इस तरह किया है कि ये बिल्कुल म्यूजिक है, 3 गाने हैं इसमें। एक राहत साहब ने गाया है, एक लोहेर ने, एक जल बैंड का गाना है, तीनों डिफरेंट है। बहुत एंगेजिंग स्टोरी है और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस हैं। इट्स एन एनसेम्बल कास्ट, अच्छे अदाकार हैं, अच्छी परफॉर्मेंसेस हैं, पीपल विल लव इट। ग्रेट। शुएब बहुत शुक्रिया, अहमद बहुत शुक्रिया, निगत बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। गुंजल की बात हम कर रहे थे। 15 दिसंबर को हो रहे हैं रिलीज और वो प्रीमियर नहीं, स्क्रीनिंग लाहौर एंड कराची। हालांकि स्मॉग है, मैं बार बार इनको मशवरा दूं इस्लामाबाद ऐड कर लें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात करते हैं बच्चों की। हम कैसे अपने बच्चों को सिगरेट नोशी से और उसके साथ साथ जो आजकल मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जरा पहले शीशा कल्चर हमने देखा, लेकिन अब हम देखते हैं कि वेपिंग बहुत आम है। छोटे छोटे से वो डिवाइसेस ही मैं कहूँगा उनको, और अब जो ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए यूथ को, लोगों को सबसे ज़्यादा ये जो है फ्लेवर्स ऐड कर दिए गए हैं। लेकिन बात वहीं पर आती है कि इस पर बैन नहीं किया जाता, पाबंदी लगाई भी जाती है। तो हमने हमेशा देखा है कि शीशा कैफेज़ की अगर बात की जाए, जो हर जगह पे किसी ना किसी सोसाइटी के अंदर वो मौजूद ज़रूर होते हैं। और फिर बात जब की जाती है कि अच्छा अब इसको बंद क्यों नहीं किया जा रहा, तो वो भी उसके ऊपर भी किसी किस्म का कोई अमल दरामद हम देख नहीं रहे होते। बिल्कुल ऐसे में एक ग्लोबल कैंपेन है टोबैको फ्री किड्स और उसकी जो रीजनल डायरेक्टर हैं डॉक्टर माहीन मलिक आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले मुझे टोबैको फ्री कैंपेन से मुतालिक बताइएगा, क्या बैकग्राउंड है इसका? जी, कैंपेन फॉर टोबैको फ्री किड्स जो है ये हमारी एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग काम करते हैं एडवोकेसी पॉलिसी चेंज पे, जिसमें हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कंट्रीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो फ्रेमवर्क फॉर टोबैको कंट्रोल है जो WHO ने बनाया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने टोबैको कंट्रोल पॉलिसीज़ को अलाइन करें, सो दैट हम बच्चों को तंबाकू के और ये निकोटीन के इसके मुज़र असरात से बचा सकें। हम किस तरीके से ये जो नई प्रोडक्ट्स आ रही हैं इनको रोक सकें। तो हमारा प्रोग्राम US में भी है, एशिया में डिफरेंट कंट्रीज़ में है, अफ्रीका में है। तो बेसिकली इट्स जस्ट रिक्वायरिंग पॉलिसी चेंजेस टू मेक श्योर कि हम बच्चों को बचा सकें। अगर वैसे बात की जाए फैक्टर्स के हवाले से, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से बच्चे तंबाकू नोशी में मुब्तला हो जाते हैं? देखिए, बहुत ज़्यादा ना इसमें मीडिया कैंपेन्स और इसका बहुत रोल आ जाता है, क्योंकि इंक्रीजिंगली ये हो रहा है कि बच्चे जो है ना वो अब इंटरनेट सबको अवेलेबल है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। बच्चे अगर देखना चाहें कि कहाँ से फॉर नॉट जस्ट फॉर टोबैको, फॉर एनीथिंग दे रीच आउट टू इंटरनेट। और उस पर टोबैको कंपनीज़ ने कुछ ऐसी बच्चों के हिसाब से उन्होंने उसको फ्लेवर्ड कर दिया है इन प्रोडक्ट्स को, और इनको ये कर दिया है कि जी किस तरीके से बच्चों को अट्रैक्ट करें इसकी तरफ।
बहुत दफ़ा हमारे हीरोज़ को स्मोक करते हुए दिखाया जाता है, जिस वजह से कि बच्चों को ये लगता है इट्स काइंड ऑफ लाइक फैशन है, या हम कूल लग रहे हैं, या हम अपने जो ना हमारा आइकन है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन कि जी इससे शायद अगर बच्चों को कोई एप्रीहेंशन और डिप्रेशन हो रहे हैं तो वो शायद ठीक हो जाएंगे। दिस इज़ ऑल रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट हैज़ बीन पोर्ट्रेड, इट्स यूज, जिसकी वजह से। एंड देन सेकेंडली, सेकेंड हैंड स्मोकिंग इज़ वेरी कॉमन। ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे बच्चे, क्योंकि वो जो हमारे साथ बैठे हुए लोग स्मोक कर रहे होते हैं वो उनको स्मेल तो जा रही होती है, एंड एज आई सेड कि वो फ्लेवर्स की वजह से जो है ना, ये जो नई प्रोडक्ट्स ई सिगरेट्स और ये आ रही हैं, उन सब ने हमारा डॉक्टर साहब ई सिगरेट्स या वेपिंग कल्चर ये पहला स्टेप होता है जिसकी वजह से बच्चे उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं और फिर उसके बाद ज़्यादा सिगरेट नोशी और फिर बिल्कुल एक एडिक्शन की तरफ। जी एग्जैक्टली वो होता ही है कि स्टार्ट उससे करते हैं ना, तो फिर उसके बाद जब वो उसके आदी हो जाते हैं फिर उससे आगे और उससे आगे होते हुए, तो आजकल ये बहुत ज़्यादा कल्चर हो गया है। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों को लगता है कि हम कूल लग रहे हैं, और शायद उसको पोर्ट्रे ऐसा किया जाता है कि जो यूज़ कर रहा है वो बड़ा कोई फैशन इन शीशाज, इन सब का इंट्रोडक्शन जो हुआ था ना वो यूथ को टारगेट करते हुए हुआ है। तो हमें ऐसा एक एनवायरनमेंट और ऐसे लॉज और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जिससे कि हम इसको बिल्कुल कंप्लीट बैन कर दें कि ये पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, इसको ख़त्म करें ताकि बच्चे, क्योंकि इससे आगे प्रोग्रेस करते जाते हैं ना, दे स्टार्ट विद अ सिंपल ई सिगरेट एंड देन दे गो फॉर अदर प्रोडक्ट्स, then they go for अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अब सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो अगर कोई बच्चा आदी हो चुका है, उसको एडिक्शन हो गई है, उसको किस तरह से इसकी जान छुड़वाई जाए तंबाकूनोशी से? क्या क्या स्टेप्स है जो कि घर में वालिदैन खुद फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प लेनी कितनी ज़रूरी होती है? देखिए मैं कहूँगी एक तो इसके लिए जब भी कभी किसी एडिक्शन से आप देखें कि उसके लिए डॉक्टर की एडवाइस ज़रूरी है। तो हम खुद ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आएँ कि जी ये एडिक्शन से रोक देंगी, दे नॉट राइट, ऐसी कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट वो ये करते हैं कि जी हम किसी स्लोस की तरफ लेके आएंगे, एंड देन नो, यू गो टू अ फिजिशियन जो आपको बिल्कुल सही एडवाइस करेंगे। पेरेंट्स की साइड से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आजकल देखिए ये आपके जो ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग सिस्टम्स हैं, इन सब ऐप्स के ऊपर टोबैको प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, राइट? तो आप एज अ पेरेंट अगर आपका बच्चा कुछ ऑर्डर कर रहा है, प्लीज़ कीप अ चेक, क्योंकि उसमें कोई ये नहीं होता कि मे बी अकाउंट मेरे नाम बना हुआ हो, ऑर्डर कोई और कर रहा हो, सब देयर इज़ नो चेक एंड बैलेंस कि किस एज के बच्चे इसको मंगवा रहे हैं, यूज़ करें। तो एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी शुड सी कि बच्चे क्या ऑर्डर कर रहे हैं, हमारे घर में क्या आ रहा है। आई नो वो माहौल नहीं रहा कि आप बच्चों के बैग्स चेक कर लें या कुछ, पर इट्स स्टिल आप उनसे बात करते रहें, उनसे पूछते रहें, और हर घर में ये डिस्कशन होना चाहिए कि दिस इज़ हार्मफुल, ये ना। लेकिन सिर्फ बच्चों को तंबाकूनोशी से दूर रखना ये ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? आई मीन क्या आर्गूमेंट है इसका? दैट इज़ ट्रू, और हम बड़ों के लिए भी मगर देखें, बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। पाकिस्तान इज़ अ कंट्री जहाँ यूथ की जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत हाई है। फिर ये कि बड़ों को भी डेफिनेटली, इट्स नॉट कि हम ये कहते हैं कि बड़े स्मोक कर लें बच्चे ना करें, मगर इट्स जस्ट हमारा फोकस इसलिए कि वो यूथ, वो पॉपुलेशन जो अब ग्रो कर रही है, उनके अंदर किसी किस्म के इश्यूज़ ना आएँ। आपको पता है टोबैको यूज़ से बहुत ज़्यादा कैंसर के आजकल लंग कैंसर्स बहुत कॉमन हो रहे हैं, और अगर वो इतनी यंग एज से स्टार्ट करेंगे तो बाय द टाइम वो अपने 30-25 पे पहुँचेंगे, दे मे हैव समथिंग विच इज़ अ सेकेंडरी इफेक्ट ऑफ टोबैको। तो इसलिए अर्ली एज में, और उस वक्त बच्चे की पर्सनालिटी बिल्ड हो रही होती है, बच्चे के सारे सिस्टम्स बिल्ड हो, तो उस वक्त इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, और बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं। तो दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन लाइक आप बच्चों को रोकें, यूथ को रोकें। अच्छा डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है अवेयरनेस की भी यहाँ पर बात हो रही है, कैंपेन भी हो रही है, जिस तरह आपने बताया कि ग्लोबल कैंपेन भी है, इसके बावजूद भी हम अगर देखें तो तंबाकूनोशी पर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसकी क्या वजह है? क्योंकि देखिए वो वार्निंग जो है वो अभी भी WHO स्टैंडर्ड्स पे नहीं है, वो वार्निंग अभी भी कम है जितनी WHO रेकमेंड करती है। फिर ये कि मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा मसला ये आ रहा है कि क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री की कैंपेन्स हैं ना जो यूथ के बिहेवियर को देखते हुए एड्रेस कर रही हैं, तो इन एडिशन टू हेल्थ सिस्टम तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पॉलिसीज़ अलाइन होनी चाहिए, टोटल बैन होना चाहिए ऑन ऑल दीज प्रोडक्ट्स, स्पेशली ये जो न्यूअर प्रोडक्ट्स आ रही हैं, जैसे मैंने कहा ई सिगरेट्स हैं, शीशा है, ये सब तो टोटल बैन हो तो आई थिंक हम कहीं मूव कर सकेंगे। पाकिस्तान में रेगुलेशन वोंट वर्क, वी ऑल नो, हमारी रेगुलेशंस थोड़ी सी वीक होती हैं, सो द ओनली वे वी कैन इम्प्रूव इज़ बाय गोइंग फॉर अ टोटल बैन, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट बैन। देखिए बैन हुआ भी, जैसे शीशा कैफेज पाबंदी लगी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, और शीशा कैफेज देखें तो अभी भी उसमें हम देख रहे हैं कि लोग जाते हैं और शीशा स्मोक कर रहे होते हैं।
That is why I said ban. It's not regulate, क्योंकि हमारा ये पॉलिसी थोड़ी सी ज़रा सी उसके अंदर एक वो ऐसा है कि जी आप ये कहते हैं कि इसको रेगुलेट कर दें। अभी रेगुलेशन में इतने लूप होल्स आ जाते हैं ना, व्हेन द वर्ड रेगुलेशन इज़ यूज दैट यस वो एक दफ़ा देयर वाज अ लॉ के जी आप शॉप के बाहर ना एडवर्टाइज़ करें। लोगों ने कहा शॉप के बाहर लिखा था, अंदर तो नहीं लिखा था, सो वी कुड राइट। फिर ये है कि शीशा आप लेके जा रहे हैं और फिर उसके बाद आपके साथ बच्चे जा रहे हैं जो अगेन अपने पेरेंट्स को भी जब देखते हैं ना तो उनके लिए वो रोल मॉडल बन जाते हैं कि जी हमारे पेरेंट्स भी तो कर रहे हैं, सो बट घरों में रखे हुए हैं लोगों ने। तो इट्स जस्ट के पॉलिसी के साथ आप टोटल बैन करें एंड देन पेरेंट्स इसको लेके चलें कि जी हम भी हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एग्जैक्टली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है डॉक्टर साहिबा ने कि घर के अंदर जब आप ये कल्चर देख रहे होते हैं तो वो एक आम सी चीज़ लगना शुरू हो जाती है और पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। अगर आपके घर में आपके पेरेंट्स स्मोकिंग कर रहे हैं तो बच्चों के लिए बहुत आम बात होगी, वो फौरन से उसको अडाप्ट कर देंगे। तो मिलकर हमने इसको रोकना है क्योंकि बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक के जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं मशहूर टिकटॉकर हैं और अदाकारा हैं रुमैसा खान। रुमैसा खान ज़बरदस्त अदाकारी के साथ टिकटॉक से उन्होंने स्टार्ट ज़रूर किया, लेकिन जिस तरह से अब वो ड्रामाज में आ रही हैं, अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से महसूस कर रही हैं, बड़ा पसंद किया जा रहा है। यस फिल्म भी की है। और अगर सिर्फ मैं उनके टिकटॉक की बात करूं तो वहां पे 7 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। 7 मिलियन। यस। और अभी जिस तरह चांद तारा, क्या जबरदस्त ड्रामा। और बाकी देखिए काम आपका जब होता है तो आपका काम बोलता है, लोग आपको पसंद करते हैं और लोग आपको फॉलो भी कर रहे होते हैं। और इसी तरह से मेहनत रुमैसा की अपनी भी है कि मेहनत करके टिकटॉक से जिस तरह से अपने टैलेंट के बलबूते पर वो आगे बढ़ी हैं, फिल्म में कास्ट हुई और उसके बाद अब ड्रामाज में भी हम उनको देख रहे होते हैं। तो रुमैसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रुमैसा खान, अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई एम नॉट लुकिंग माय बेस्ट बिकॉज़ मैं अभी सो के उठी हूं, बट आई होप यू गाइस आर डजंट मैटर रुमैसा, आपने वक्त दिया इसके लिए ज़रा बहुत शुक्रिया। तो रुमैसा कितना एंजॉय कर रही है एक्टिंग को? ओके ये भी तो एक रोल है ना जी? हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। सर रुमैसा कितना एंजॉय कर रही हैं ड्रामा इंडस्ट्री को? बहुत मजा आ रहा है क्योंकि एक्टिंग करने का शौक तो था ही हमेशा से, बचपन से। ऐसा नहीं था कि बस मैं फेमस हो गई तो मैंने सोचा चलो फिर एक्टर बन जाते हैं, क्योंकि फेमस होने में और एक्टिंग करने में जमीन आसमान का फर्क है, जो कि लोग नहीं समझ पाते कि एक्टिंग करना एक बहुत अलग चीज है और उससे फेमस हो जाना एक बहुत अलग चीज है। बट अपेरेंटली मेरे लिए कह सकते हैं कि लकीली ये अच्छा हो गया कि लोग जानते भी थे थोड़ा बहुत। हाँ, आजकल एक नई डिबेट, वैसे एक नई डिबेट भी आजकल हो रही है ना, वो ये कि स्टार और अदाकार, स्टार हो ड्रामा चल जाता है, अदाकार हो ना हो डजंट मैटर। आपकी इस पे राय क्या है स्टार और अदाकार का? अच्छा हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं यकीनन कि कुछ लोग स्टार बनने आते हैं, कुछ लोग एक्टर्स बनने आते हैं, पर मुझे लगता है कि सही बात है। वैसे जरूरी नहीं है कि आप अच्छे एक्टर हो तो ही आप स्टार बन सकते हो। I mean, लेकिन हमारे पास जितने भी स्टार्स हैं वो सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। लेकिन मैंने ऐसे भी कुछ एक्टर्स देखे हैं, नॉट इन पाकिस्तान बट जनरली, जो कि स्टार्स हैं बट एक्टिंग कुछ खास है नहीं। तो ये सच बात है, लेकिन आप अपनी एक्टिंग जब अच्छी करोगे तो हो सकता है आप स्टार भी बन जाओ। तो इसमें कोई डिबेट तो नहीं है, मुझे लगता है। ठीक हो गया। अच्छा रुमैसा, अब जाहिर है पहले की जिंदगी अब की जिंदगी बहुत फर्क होगा। टिकटॉक पे आने से पहले की एक अलग जिंदगी, फिर टिकटॉक पे आने के बाद एक फेम और उसके बाद फिर एक्टिंग में एक अलग फेम मिला। क्या चैलेंजेस हैं जो कि अब फेस करती हैं? जो कहती है नहीं रुमैसा ये कहती है कि जो पहले में थी वो शायद बेहतर था, ये चीजें अब मैं मिस करती हूँ जिंदगी में। नहीं, मिस तो नहीं करती। मुझे लगता है हर लाइफ का अपना अपना फेज होता है और आपको उसको एंजॉय करना चाहिए। मैं वैसे काफी यंग थी तब से ही काम कर रही हूँ, तो अब ये है कि हाँ कभी कभी ये मिस करती हूँ कि वो जो एक टीनेजर वाली जो लाइफ थी ना, वो जो एक यंग वाली जो आपकी बिल्कुल ही अर्ली 20s होती है और आप 19-20 वाली जो होती है, उसमें ज्यादातर आप अपने जो मेरे फ्रेंड्स होते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है कि क्या है यूनिवर्सिटी जाना है, असाइनमेंट्स देने हैं, दैट्स इट। तो मैं उस टाइम पे लाइक 13-14 घंटे शूट कर रही होती थी, तो मैं थोड़ा वो मिस करती थी। बट फिर मुझे लगता है कि ठीक है, जब अल्लाह मियां ने इतना सब कुछ दिया है तो उसके लिए फिर आपको मेहनत भी करनी चाहिए। हाँ, इट्स ऑल वर्थ इट। तो इसलिए मैं इसको रिग्रेट तो नहीं बिल्कुल भी करती, बट ये है कि कभी कभी हाँ मिस जरूर किया एक दो जगह कि यार मुझे काम नहीं करना, अभी तो मुझे घूमने जाना है, मेरी अभी क्या मतलब अभी तो यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी वाली लाइफ एंजॉय करनी है। बट वो कर ली थी, अल्लाह का शुक्र है मैंने
फिर वो बस ऐसे ही निकल गई मेरी काम करते वैसे यूं तो कई प्रोजेक्ट्स, लेकिन चांद तारा लास्ट ईयर रमजान का हम टीवी का जबरदस्त ड्रामा जिसमें एक बड़ा ही हमें ना चुलबुल साहब का वो कैरेक्टर, जरा स्पोर्ट्स की तरफ रुझान ज्यादा, लेकिन बड़ा ही एक चुलबुल साहब का अंदाज था, तो वो लगता है कि वो बड़ा आपसे अलाइंड है, रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे ही है। Is it true? मेरे घर वालों ने जब वो ड्रामा देखा तो मुझे कहा कि हमें ऐसा लगा कि हम रमेसा को ही देख रहे हैं। तो मैंने कहा कि हाँ वो रमेसा ही थी कई हद तक पूरी, क्योंकि माला का कैरेक्टर ऐसा था कि एक तो चुलबुला साइड है जो कि लोगों ने मेरा भी देखा हुआ है, तो लोग अक्सर समझते हैं कि अच्छा ये इतनी चुलबुली है, इतनी नॉन सीरियस है, तो समझदार नहीं होगी। बट अगेन आपने माला के कैरेक्टर में ये भी देखा होगा कि शी इज द ओनली सेंसिबल पर्सन अपनी फैमिली की, जो कि एक्चुअली सही बात बोलती है, जस्टिस वाली बात करती है, जो सेंस बन रही होती है वो बात, मतलब वो समझदार भी है, भले वो स्पोर्ट्स है उसको शौक, भले वो चुलबुली भी है, मजाक मस्तियां भी करती है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बेवकूफ लड़की है, उसको अपने राइट्स का पता है, उसको वुमेन एम्पावरमेंट और ये सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो सिमिलरली रमेसा का भी सीन है कि लोग मेरा बड़ा मजाकिया साइड देखते हैं कि अच्छा यार ये तो नॉन सीरियस है। मुझे बड़े साल तक लोगों ने लिया कि यार ये इसकी क्या बात सुनना, ये तो स्टूपिड बात करेगी, ये तो बेवकूफ है। बट देन अगेन फिर वही वाली बात है कि फिर जब मैं बोलने पे आती हूँ नहीं, लेकिन यही है कि फिर लोगों को पता चलता है नहीं यार ये भी समझदार है, सही बात कर सकती है, जरूरी नहीं है कि अगर ये टिकटॉक। लेकिन देखिए एक कैरेक्टर की जीत भी होती है कि उस कैरेक्टर को अगर लोग उसी के लिहाज से आपको पहचानना भी शुरू करते हैं। ज़ाहिर है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया भी। अच्छा रमेसा क्या ज़्यादा इंजॉय करती है, टिकटॉक पे वीडियोस बनाना या फिर एक्टिंग करना? और ज़ाहिर है या एक और ये भी कि टिकटॉक पे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आप या सिर्फ एक्टिंग में, क्योंकि आपने ज़ाहिर है दोनों चीज़ें साथ साथ इंजॉय की है और एक फेम तक आप पहुंची हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा एक्टिंग में मजा आता है, क्योंकि एक माहौल होता है वहाँ पे, आपको सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि आपके सर पे डायरेक्टर होता है, आप सीनियर आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे होते हो और उन आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हो जिनको आपने बचपन से देखा है और आप यू लुक अप टू देम, सो नाउ फाइनली यू गेट टू डू द सीन्स विद देम, तो इट्स लाइक अ बिग डील फॉर यू। तो एक पूरा एक जो शूटिंग वाला माहौल होता है जो आप बचपन से, मैं पर्सनली जो है ड्रीम करती थी, तो इफ आई एम वर्किंग उसी जो ड्रीम वर्क हो रहा है मेरा, तो मुझे तो ज्यादा एक्टिंग अच्छी लगी। पर व्हेन इट कम्स टू टिकटॉक, तो टिकटॉक का इसी ना, आई एंजॉय टिकटॉक बट इट्स मोर लाइक मेरे लिए कि कैजुअल वगैरह। जहाँ तक पैसे की बात, वो देखिए पैसा तो आ ही जाता है। नहीं वैसे पूछ रहे थे ना हम, पूछना भी चाहते हैं टिकटॉक पे ज्यादा पैसा है या एक्टिंग में ज्यादा पैसा है? अच्छा बात सारी है कि सिर्फ टिकटॉक से पैसे आपको नहीं मिलते, आप कैंपेन्स करते हो, वो इंस्टाग्राम पे भी होती है, वो यूट्यूब पे भी होती है, वो कभी कभार टिकटॉक पे भी होती है। सोशल मीडिया, हाँ वो सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। वो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टिकटॉक से बोलूँ कि मुझे पैसे कमा रही हूँ, मैं ज्यादातर मुझे लगता है मैं इंस्टाग्राम पे कैंपेन ज्यादा करती हूँ। वक्त बड़ा मुख्तसर है, इसलिए छोटा सा एक सवाल करना चाह रहा हूँ, फेवरेट एक्टर कौन है जिसके साथ कास्ट होना चाहती हैं? फेवरेट एक्टर कौन है? मैं पहले भी उनकी फैन थी, मैं अभी भी उनकी फैन हूँ, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली भी उनका ड्रामा देखती हूँ। मुझे बिलाल अब्बास बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कि उनसे काफी कुछ सीखा जा सकता है। मतलब उनकी एक्टिंग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, तो दैट इज वन रीजन कि मुझे लगता है कि उनके साथ काम किया। रमेसा बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आइंदा आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वक्त के खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।